हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटेगुमेंटरी सिस्टम के बारे में। हमारे बॉडी के अंदर टोटल 11 सिस्टम होते हैं, उनमें से एक सिस्टम है हमारा इंटेगुमेंटरी सिस्टम। इंटेगुमेंटरी सिस्टम है जो हमारा बना हुआ है किन किन ऑर्गन से मिलकर के बना हुआ है, तो उसमें स्किन है, हेयर है, नेल्स हैं और ग्लैंड्स हैं। और इंटेगुमेंटरी सिस्टम का काम होता है कवरिंग या प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। सबसे पहला पॉइंट इसमें देखते हैं, इंटेगुमेंटरी का मतलब होता है कवरिंग, कवर्स आउटसाइड द बॉडी, यानी इंटेगुमेंटरी का मतलब होता है कवरिंग। इसका मतलब हमारे बॉडी के आउटसाइड के एरिया को क्या करता है, ये कवर करने का काम करता है ये सिस्टम हमारा। नेक्स्ट मान देखते हैं, इंटेगुमेंटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्किन एंड अपेंडेजेस, हेयर, नेल्स एंड ग्लैंड। यानी इंटेगुमेंटरी सिस्टम है ये हमारा बना हुआ स्किन का बना हुआ है, और स्किन के साथ साथ इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे अपेंडेजेस होते हैं, या हम ये कहें उपांग होते हैं। कौन कौन से उपांग हैं, जैसे कि हेयर हो गया, नेल्स हो गया, ग्लैंड्स हो गया, इन सब हमारे ऑर्गन से मिलकर के जो है बना हुआ है इंटेगुमेंटरी सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, द स्किन इज ए आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी, इन ह्यूमंस इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द इंटेगुमेंटरी सिस्टम। यानी जो स्किन होती है हमारे बॉडी का क्या है, आउटर कवरिंग प्रोवाइड करते हैं या आउटर कवरिंग होती है, और ह्यूमंस में क्या है कि सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारे इंटेगुमेंटरी सिस्टम ही, ठीक है, स्किन जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, द स्किन इज मेकिंग अप 12 to 15% ऑफ द बॉडी वेट। यानी जो स्किन है, पूरे स्किन का जो वेट होता है हमारे बॉडी का 12 से 15% वेट जो है वो हमारा स्किन ही बनाता है। एंड वेट इज सरफेस एरिया अपॉन 1 to 2 मीटर स्क्वायर, और इसका जो सरफेस एरिया होता है स्किन का वो होता है हमारे बॉडी में 1 to 2 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द स्किन हैज अप टू 7 लेयर ऑफ एक्टोडर्मल टिश्यू। यानी जो स्किन होती है वो हमारी बनी होती है किसकी, 7 लेयर ऑफ एक्टोडर्मल टिश्यू की। एक्टोडर्मल टिश्यू क्या होते हैं, एक्टोडर्मल टिश्यू जो होते हैं वो हमारे इपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं, जो हमारे बॉडी के सबसे सुपरफिशियल टिश्यूज होते हैं, ठीक है। और यही जो लेयर होती है जो स्किन की, वो गार्ड करती है, रक्षा करती है किसकी, द अंडरलाइंग मसल्स, बोन्स, लिगामेंट्स एंड इंटर ऑर्गन्स। अंडरलाइंग के नीचे मतलब उसके नीचे जो मसल्स होती हैं, जो बोन्स होती हैं, जो लिगामेंट्स होते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उनकी गार्डिंग करती हैं, रक्षा करती हैं। स्किन क्या करती है, ऊपर से उसकी रक्षा करती है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन स्किन ऑफ द 2 टाइप्स। यानी जो ह्यूमन स्किन होती है वो 2 टाइप्स की होती है। सबसे पहले होती है नॉन हेयरी और सेकंड होती है हेयर बेयरिंग स्किन। यानी कि पहले वाले में क्या होता है कि इसमें हेयर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, जहाँ जैसे कि आपका पाम और सोल यानी कि हाथ की हथेली और पैर के तलवों में जो स्किन में जो है हेयर प्रेजेंट नहीं होते हैं। सेकंड होता है हेयर बेयरिंग स्किन, यानी कि ऐसी स्किन जहाँ पर हेयर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेयर ऑफ स्किन, यानी कि जो स्किन होती है ह्यूमन स्किन, इसमें कितनी लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। स्किन इज कंपोज्ड ऑफ द 3 लेयर। सबसे पहली होती है एपिडर्मिस, फिर होती है डर्मिस और फिर होती है हाइपोडर्मिस। यानी सबसे आउटर लेयर होती है हमारी एपिडर्मिस, मिडिल लेयर होती है डर्मिस, और सबसे जो डीनेस लेयर होती है, सबसे नीचे लेयर, उसको हम हाइपोडर्मिस देखते हैं या उसको हम बोलते हैं। डायग्राम आप देख लीजिए, ये वाली जो सबसे ऊपर लेयर है, जो सुपरफिशियल लेयर है, उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। जो मिडिल लेयर है उसको हम डर्मिस बोलते हैं, और जो सबसे नीचे की वाली लेयर होती है, ठीक है, उसको हम सबक्यूटेनियस टिश्यू या हम इसको हाइपोडर्मिस लेयर भी जान बोलते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे एपिडर्मिस। The epidermis contain no blood vessels and cell in the deepest layer are nourished almost exclusively by diffuse oxygen from the surrounding air। यानी जो एपिडर्मिस होती है वो हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, यानी कि यहाँ पर आउटर मोस्ट होने की वजह से यहाँ पर हमारे बॉडी में कोई भी ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं इस लेयर के अंदर। जब ब्लड सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती हैं तो यहाँ की जो सेल्स होती हैं ये आपको नरिश करती हैं या पालन पोषण कैसे करती हैं, तो जो आसपास के इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन इनको मिलती है वहीं से क्या करती हैं, सेल्स अपने आप को नरिश करती हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि द सेल्स इन द डीपेस्ट लेयर आर नरिश्ड। कैसे नरिश करती हैं, ये जो ऑक्सीजन होती है उसको क्या करती हैं, डिफ्यूज करती हैं। कहाँ से जो ऑक्सीजन मिलती है, सराउंडिंग एयर से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, द मेन टाइप ऑफ सेल्स विच मेक अप ऑफ द एपिडर्मिस। यानी कुछ मेन टाइप की सेल हैं जो हमारी एपिडर्मिस लेयर को फॉर्म करती हैं, जैसे केराटिनोसाइट्स, मेलानोसाइट्स, लैंगरहैंस सेल्स, मार्कल सेल। और जो ये एपिडर्मिस होती है, ये एपिडर्मिस क्या करती है, हमारे बॉडी में बॉडी टेम्परेचर को जो है रेगुलेट करने का काम करती है। अब इसके बाद ये चारों सेल्स के नाम जान लेते हैं कि इनका काम क्या होता है। जो केराटिनोसाइट्स होती हैं ये हमारे जो एपिडर्मिस लेयर होती है इसमें क्या प्रोड्यूस करती है, केराटिन। केराटिन की वजह से ये क्या होती है कि जो एपिडर्मिस लेयर है उसमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड होता है और कोई भी चीज़ जो है उसके अंदर से पेनेट्रेट नहीं कर पाती है। सेकंड है आपकी मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स क्या होती हैं, ये आपकी स्किन की कलर की रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी। नेक्स्ट है आपकी लैंगरहैंस सेल्स। लैंगरहैंस सेल्स क्या होती है, ये इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी हमारे बॉडी में जो रोग होते हैं, जो डिजीज होते हैं, उनसे बचाने का काम करती है लैंगरहैंस सेल्स। और दूसरी आपकी मार्कल सेल। मार्कल सेल क्या करती है, ये लाइट को, टच को और प्रेशर को क्या करती है, डिटेक्ट करने का काम करती है। और ये सारी लेयर्स क्या होती हैं, हमारे एपिडर्मिस लेयर की बनी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि जो एपिडर्मिस लेयर होती है, जो स्किन की आउटर मोस्ट लेयर है, ये हमारी 5 सब लेयर से बनी होती है। सबसे पहली है आपकी स्ट्रैटम कॉर्नियम, सेकंड है आपकी स्ट्रैटम लूसिडम,
तीसरी आपकी स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, चौथी आपकी स्ट्रेटम स्पाइनोसम और लास्ट है आपकी स्ट्रेटम बेसिले। जिसमें से जो स्ट्रेटम लूसिडम जो लेयर होती है ये हमारी बॉडी में सिर्फ 2 जगह प्रेजेंट होती है। बाकी ये जितनी भी लेयर होती हैं ये बॉडी में हर जगह होती हैं। जो स्ट्रेटम लूसिडम होती है ये सिर्फ हमारे बॉडी में 2 जगह प्रेजेंट होती है, सोल में यानी पैर के तलवों में और पाम में यानी हाथ की हथेली में। नेक्स्ट लेयर हम देखते हैं डर्मिस के बारे में। डर्मिस क्या होती है? हमारे स्किन की सेकंड जो है आउटर मोस्ट लेयर है। द डर्मिस इज द लेयर ऑफ द स्किन बिनेथ द एपिडर्मिस, यानी इसमें लिखा हुआ है कि जो डर्मिस लेयर है वो किसके नीचे प्रेजेंट होती है? एपिडर्मिस के नीचे ही प्रेजेंट होती है। दैट कंसिस्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू एंड क्यूशंस द बॉडी फ्रॉम द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यानी कि ये जो हमारी डर्मिस लेयर है ये हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी होती है। कनेक्टिव टिश्यू बनने के बाद क्या करती है? ये हमारे बॉडी में जितना भी स्ट्रेस पड़ता है, जितना भी खिंचाव पड़ता है, जितना भी दाब पड़ता है, उसके लिए क्यूशन का काम करती है। क्यूशन का मतलब एक तरह की तकिए का काम करती है, जिसमें क्या होती है कि अगर हम बॉडी में या स्किन में कोई भी स्ट्रेस देते हैं तो जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं वो बेसिकली पूरी तरीके से सेफ रहते हैं। इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, द डर्मिस इज टाइटली कनेक्टेड टू द एपिडर्मिस बाय ए बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी कि इसमें जो हमारी एपिडर्मिस की जो लेयर होती है वो हमारी डर्मिस से कनेक्टेड होती है, बहुत ही टाइटली कनेक्टेड होती है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इट ऑल्सो हार्बोर्स मैनी नर्व्स एंडिंग दैट प्रोवाइड द सेंस ऑफ टच एंड हीट, यानी कि जो हमारी डर्मिस लेयर होती है वहाँ पर क्या होती हैं बहुत सारे जो है नर्व्स की एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये वाली जो हमारी जगह ये हमारी डर्मिस है और ये वह बहुत ही ज़्यादा जगह होती है यहाँ पर, और यहीं पर क्या होते हैं अधिकतर स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपके ब्लड वेसल्स आपको दिख रहा है, सेबेसियस ग्लैंड्स दिख रही हैं आपको, नर्व एंडिंग दिख रही हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि जो आपके डर्मिस होती है वहाँ पर आपकी नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती हैं जो कि हमको प्रोवाइड करती हैं, हमारे बॉडी को टच और हीट प्रोवाइड करती हैं। और इसमें और क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? तो इस लेयर में आपके जो है डर्मिस में आपके हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, एक्टोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं और ब्लड वेसल्स भी जो है डर्मिस में ही जो है लाई करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लिखा हुआ है, द ब्लड वेसल्स इन द डर्मिस प्रोवाइड नरिशमेंट एंड वेस्ट रिमूवल फ्रॉम इट्स ओन सेल एज वेल एज फॉर्म द स्ट्रेटम बेसिले ऑफ द डर्मिस, यानी यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो डर्मिस की लेयर होती है, डर्मिस में जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, इस ब्लड वेसल्स क्या करती हैं? वो प्रोवाइड करती हैं नरिशमेंट। ठीक है, किसके लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं? तो जो वहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनके लिए वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, और साथ ही साथ उनका जो वेस्ट होता है उनको भी वो क्या करती हैं? वहाँ से रिमूव करती हैं। और उनका वेस्ट रिमूव करने के बाद ये क्या करती हैं कि जो एपिडर्मिस की जो सबसे लास्ट लेयर होती है आपकी स्ट्रेटम बेसिलर लेयर, उस लेयर के भी वेस्ट को भी क्या करती हैं? रिमूव करने का काम करती हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द डर्मिस इज स्ट्रक्चरली डिवाइडेड इनटू 2 एरिया। जो हमारा डर्मिस है हमारा इस डायग्राम में, इस डर्मिस वाली जगह को हमने 2 जगह पे या 2 लेयर्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला इसमें है सुपरफिशियल एरिया, जिसको हम सबसे ऊपर एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिवाइडेड इनटू 2 एरिया, ए सुपरफिशियल एरिया एडजेसेंट टू द एपिडर्मिस, यानी कि जो सबसे सुपरफिशियल एरिया है वो एपिडर्मिस से जस्ट जुड़ा हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पैपिलरी रीजन बोलते हैं। और इसके बाद पैपिलरी रीजन के बाद जस्ट नीचे स्टार्ट होता है डीप थिनर एरिया, जिसको हम रेटिकुलर एरिया के भी नाम से जानते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि हमारी डर्मिस है, तो जो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे यहाँ पर प्रेजेंट होती है इस एरिया को हम पैपिलरी रीजन बोलते हैं, और इस एरिया को हम बोलते हैं रेटिकुलर रीजन। डर्मिस में सबसे पहली लेयर है आपकी पेपिलरी लेयर। पेपिलरी लेयर को हम सबसे सुपरफिशियल लेयर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो पेपिलरी लेयर होती है ये हमारे डर्मिस लेयर में सबसे ऊपर की ओर प्रेजेंट होती है, और जो नीचे की ओर प्रेजेंट होती है इसको हम डीपर लेयर भी बोलते हैं। तो पेपिलरी लेयर में यहाँ पर लिखा हुआ है सुपरफिशियल लेयर लाई डायरेक्टली बिनेथ द एपिडर्मिस, यानी एपिडर्मिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है आपकी सुपरफिशियल लेयर। और यहाँ पर क्या होते हैं? हाउसेस होते हैं या घर होता है किस किस चीज़ का, यानी कि कौन कौन सी चीज़ जो है जो यहाँ पर आपकी पेपिलरी लेयर में लाई करती है। तो यहाँ पर नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि क्या करती हैं? हमारे बॉडी को प्रोवाइड करती हैं विद द सेंस ऑफ टच, पेन, हीट, कोल्ड, प्रेशर, टच एंड कंटेन पैपिले। ठीक है, यानी कि हमारे बॉडी में क्या होती है? यहाँ पर नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती हैं जो हमारे बॉडी को टच, पेन, हीट, कोल्ड, प्रेशर ये सबके सेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इसमें प्रेजेंट होते हैं पैपिले। पैपिले के बाद इसमें स्मॉल कोन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इलास्टिक टिश्यूज के। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि जो पैपिले होते हैं, ये पैपिले क्या है यहाँ पर? तो पैपिले क्या है? एक तरह की लूप्ड कैपिलरीज हैं या नर्व्स फाइबर्स की एंडिंग होती है, किसी भी नर्व्स टिश्यूज की क्या होती है? एंडिंग होती है। सेकेंड है आपकी रेटिकुलर लेयर। रेटिकुलर लेयर क्या होती है? हमारे पैपिलर लेयर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है, जिसको हम डीपर लेयर भी बोलते हैं। जो रेटिकुलर लेयर है यहाँ पर फैट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स
होती हैं, ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, इरेक्टल पिली मसल्स होती हैं, यानी कि यहाँ पर मसल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर आपके हेयर फॉलिकल्स डर्मिस में प्रेजेंट हैं, फैट टिश्यूज प्रेजेंट हैं, इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, स्वेट ग्लैंड, ये सारी जो है आपके डर्मिस में ही प्रेजेंट होती हैं। और डर्मिस में ये रेटिकुलर रीजन में प्रेजेंट होती हैं। और जो ऊपर वाली लेयर होती है इसको पेपिलरी लेयर बोलते हैं, यहाँ पर नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद जो है हम स्किन की सबसे लास्ट लेयर पढ़ेंगे आपकी हाइपोडर्मिस के बारे में। हाइपोडर्मिस जो है द सबक्यूटेनियस लेयर भी इसको हम बोलते हैं। द सबक्यूटेनियस टिश्यू आल्सो नोन एज हाइपोडर्मिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्किन, यानी इसको स्किन के पार्ट में जोड़ा नहीं गया है इस लेयर को, ठीक है। लेकिन और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो ये हमारे बिलो द डर्मिस ऑफ द क्यूटिस, यानी कि डर्मिस के जस्ट नीचे बिलो करती है, ये वहाँ पर प्रेजेंट होती है हमारी हाइपोडर्मिस। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है हमारा, इट्स पर्पस इज टू अटैच द स्किन टू अंडरलाइंग बोन्स एंड मसल्स एज वेल एज सप्लाई इट विथ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, यानी इसका पर्पस क्या होता है हाइपोडर्मिस का, तो ये क्या करती है, अटैच करती है। किसको अटैच करती है, कि जो हमारी स्किन होती है और स्किन के बाद जो बोन्स हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उस बोन को और स्किन को अटैच करने का काम करती है हमारी हाइपोडर्मिस। और साथ ही साथ क्या करती है, ये सप्लाई करती है ब्लड वेसल्स की और नर्व्स की सप्लाई करती है, ठीक है। इसके बाद जो हाइपोडर्मिस होती है, यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो इसमें लिखा हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और इलास्टिन टिश्यू जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि द मेन टाइप ऑफ सेल्स टाइप ऑफ द फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, एडिपोसाइट्स, जिसमें हमारे सबक्यूटेनियस टिश्यू कंटेन 50% ऑफ द बॉडी फैट सर्व पैडिंग एंड इंसुलेशन फॉर द बॉडी। यहाँ पर जो है मेन टाइप के जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फिब्रोब्लास्ट होती हैं, माइक्रोफेजेस होते हैं जो इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इसमें एडिपोसाइट होते हैं, यानी कि एक तरह की फैट सेल्स होती हैं, जो फैट टिश्यूज होते हैं, जो हमारे बॉडी का 50% जो है जो जितने भी हमारा फैट होता है वो यहीं पर प्रेजेंट होता है। और ये जो फैट है, ये फैट काम करता है पैडिंग की तरह, ये एक गद्दी की तरह काम करता है हमारे बॉडी के लिए इंसुलेशन में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ स्किन। इसमें लिखा हुआ है द स्किन ऑफ ह्यूमन बॉडी हैज़ वेरियस फंक्शन, यानी स्किन के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। कुछ फंक्शन बता दे रहा हूँ मैं आपको। पहला है प्रोटेक्शन, यानी कि सबसे स्किन जो है सबसे सुपरफिशियल लेयर होती है, इसलिए इसका सबसे जो मेन फंक्शन होता है वो होता है प्रोटेक्शन का। ये प्रोटेक्शन करती है किससे, इन्वेशन से। किसके इन्वेशन का मतलब होता है अटैक से। किसके अटैक से, माइक्रोब्स के, केमिकल से या फिजिकल एजेंट से, इन सब चीज़ों के। सेकंड है आपका सेंसरी फंक्शन। अब मैंने अभी बताया कि जो स्किन होता है इसमें बहुत सारी नर्व्स एंडिंग प्रेजेंट होती हैं, जो कि मैसेज को लाने और ले जाने का काम करती हैं। तो वहाँ से जो भी सेंस मिलता है, ठीक है, उनको क्या करती हैं, सेंस लेकर के हमारे जो है ब्रेन तक जाती हैं। तो जो भी सेंस होते हैं हमारे, चाहे वो पेन के हों, चाहे वो टच के हों, हीट के हों, कोल्ड के हों, उन सब के जो है आपके सेंसरी जो फंक्शन होते हैं उनको लेकर के जो है ब्रेन तक जाने का काम करती हैं, ठीक है। और इसके रिजल्ट में क्या होता है कि ये बहुत ही वॉलंटरी और रिफ्लेक्स एक्टिविटी प्रोवाइड करती हैं। वॉलंटरी का मतलब ये जो सेंस होती हैं ये हमारे वॉलंटरी होती हैं, इच्छानुसार होती हैं, या हमारे कंट्रोल में होती हैं। और इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती है। रिफ्लेक्स एक्टिविटी का मतलब जैसे ही हम किसी भी हीट या गर्म चीज़ को टच करते हैं तो तुरंत जो है मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है, यानी कि तुरंत रिफ्लेक्स एक्टिविटी वहाँ पर होती है। तो ये जो फंक्शन है हमारा स्किन का है। थर्ड है हमारा एक्सक्रीशन, यानी कि जितने भी हमारे बॉडी में वेस्ट होते हैं वो हमारे स्किन के थ्रू एक्सक्रीट आउट भी होते हैं। जैसे कि स्किन एक्सक्रीटेड सोडियम क्लोराइड इन स्वेट के फॉर्म में जो है सोडियम क्लोराइड को एक्सक्रीट करता है, यूरिया को एक्सक्रीट करता है। जब किडनी हमारी जो है इम्पेयर्ड हो जाती है, बिगड़ जाती है, फंक्शन करना बंद कर देती है, तब जो है यूरिया जो है हमारे स्किन के थ्रू जो है एक्सक्रीट आउट होना स्टार्ट हो जाती है। और एंड एरोमेटिक सब्सटेंस, बहुत सारे एरोमेटिक स्टांस जैसे गार्लिक और अदर चीज भी जो है स्वेट के फॉर्म में जो है एक्सक्रीट आउट होती है। नेक्स्ट फंक्शन है आपका रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, यानी जो स्किन होती है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करती है। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, और वेरिएशन ऑफ द 0.5 डिग्री सेल्सियस एंड 0.75 डिग्री सेल्सियस इन द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्किन। और ये जो है हमारा बॉडी टेम्परेचर ये हमारा फ्लक्चुएट करता रहता है, वेरिएशन होते रहते हैं इसमें, तो जो है इसको रेगुलेट करने काम करता है हमारा स्किन। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा स्किन का फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी। फैटी एसिड प्रेजेंट इन द स्किन 7 डाइहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल इज कन्वर्टेड टू विटामिन डी इज प्रेजेंट ऑफ द यूवी लाइट फ्रॉम द सन, यानी कि जो विटामिन डी की फॉर्मेशन होती है वो स्किन के द्वारा ही होती है, क्योंकि स्किन में क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे फैटी सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये फैटी सब्सटेंस जो है कन्वर्ट हो जाते हैं आपकी विटामिन डी में। किसकी प्रेजेंस में, जो सन से जो आपकी यूवी लाइट आती है उसकी प्रेजेंस में। नेक्स्ट फंक्शन है आपका एब्जॉर्प्शन। इट एब्जॉर्ब्स सम ड्रग विद लो मॉलिक्यूलर वेट एज वेल एज टॉक्सिक केमिकल लाइक मर्करी, यानी जो स्किन
स्किन होती है, स्किन क्या करती है, एब्जॉर्ब करने का काम करती है कुछ ड्रग को। जैसे आपने देखा होगा जो क्रीम है, ऑइंटमेंट्स हैं, पेस्ट हैं, ये सब क्या होते हैं हमारी स्किन पर भी अप्लाई होते हैं। तो स्किन के थ्रू क्या होता है कि हमारी जो ड्रग होती है बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, और वो ड्रग्स आपकी मॉलिक्यूलर वेट जो होता है उनका बहुत ही लो होता है, ठीक है। जैसे टॉक्सिक मरकरी। लिस्ट है आपका वाटर रेजिस्टेंट। जो स्किन होती है वो वाटर रेजिस्टेंस होती बैरियर होती है, यानी कि वाटर को जो है ये स्किन के आर पार जाने नहीं देती है। सो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर नॉट वाश्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। इसकी वजह से क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वाश आउट जो है नहीं होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, इसके डिविजन्स क्या होते हैं, कितने बार में इसको बांटा गया है, ठीक है। और जो है टाइप्स ऑफ बोन्स हम इसके बारे में पढ़ेंगे, और साइलेंट फीचर हम पढ़ेंगे आपके बोन्स में, जो कि आपके एक्सियल के होंगे और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि द स्केलेटल सिस्टम फंक्शन एज द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। यानी जो स्केलेटल सिस्टम है इसका अगर बेसिक फंक्शन की बात करें, बेसिक काम क्या है इसका, तो बॉडी का एक तरह का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक तरह का ढांचा प्रोवाइड करता है हमारा बोन। एंड द इंटायर बॉडी आर बिल्ड अराउंड द हार्ड फ्रेमवर्क ऑफ द स्केलेटन। और जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी है वो हमारी बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, एक हार्ड ढांचे की बनी हुई है स्केलेटन के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लिखा हुआ है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द बोन्स टिश्यूज एसोसिएटेड विद कार्टिलेज एंड जॉइंट। यानी कि हमारे जो स्केलेटन ये हमारे एक तरह का कॉम्बिनेशन है जिसमें सभी बोन्स होती हैं, टिश्यूज होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं आपके कार्टिलेज और जॉइंट्स के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है ऑलमोस्ट ऑल द रिगिड और सॉलिड पार्ट ऑफ द बॉडी आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। यानी यहाँ पर ये बताया गया कि हमारे मेन कंपोनेंट हैं स्केलेटल सिस्टम के कौन कौन से, जितने भी रिगिड सॉलिड पार्ट होते हैं हमारी बॉडी में। नेक्स्ट में लिखा हुआ है जॉइंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्केलेटल सिस्टम। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो जॉइंट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम में, जो कि हेल्प करते हैं हमारे बॉडी के परमिट करने के लिए, अलाउ करने के लिए। क्या अलाउ करते हैं, डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स जो हमारी बॉडी में होते हैं डिफरेंट लोकेशन में, ठीक है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है इफ़ द स्केलेटन वेयर विदाउट जॉइंट्स। अगर हमारा जो स्केलेटन है अगर वहाँ पर जॉइंट्स नहीं है देन देयर वुड बी नो साइन ऑफ द मूवमेंट इन द बॉडी। अगर वहाँ पर जो हमारा स्केलेटन है अगर वहाँ पर हमारा जॉइंट नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो इसके पहले हम सबसे पहले देखते हैं आपका स्केलेटल सिस्टम की एनाटॉमी। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि दिस स्केलेटल सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। यहाँ पर जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसको हमने जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक को हम बोलते हैं एक्सियल अपेंडिकुलर और एक्सियल जो है स्केलेटल सिस्टम, दूसरे को हम बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। यहाँ पर जो है डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो डायग्राम है पूरा ये डायग्राम आपका बना हुआ है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का। इसमें से जो है डायग्राम है इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ये जो है एक जो बोला गया है इसको एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और दूसरे को बोला गया है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है एक्सियल का मतलब होता है अक्ष, यानी जो हमारी बोन्स अक्ष में हो, एक रेखा में हो। तो यहाँ पर जो बोन्स हमारी एक अक्ष में होती हैं, जो रेखा में होती हैं, इस तरीके से ये वाली बोन्स आती हैं हमारी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। और जो ये साइड्स की बोन होती हैं, ये वाली साइड्स की बोन और ये वाली साइड्स की बोन, ये हमारी कहलाती है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। इन एडल्ट बॉडी द मेनली कंपोज्ड ऑफ 206 इंडिविजुअल बोन विच आर ऑर्गेनाइज इनटू द मेन डिवीजन। यहाँ पर ये बताया गया कि अगर हम एडल्ट बॉडी की बात करते हैं तो मेनली 206 हमारी इंडिविजुअल बोन से हमारी जो है पूरी बॉडी ये बनी हुई है, और जो कि ऑर्गेनाइज होती है हमारे दो मेन डिवीजन में। एक को हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन और एक को बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो सबसे पहले हम बारी बारी से देखेंगे। हम एक्सियल देखेंगे कि एक्सियल स्केलेटन क्या होता है, किन किन चीज़ों से एक्सियल स्केलेटन बना हुआ है, कौन कौन सी बोन होती हैं। इसके बाद देखेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि द एक्सियल स्केलेटन रन अलोंग द बॉडी सेंट्रल एक्सिस। यानी कि एक्सियल स्केलेटन क्या है कि ये हमारे बॉडी का सेंट्रल एक्सिस होता है, देयरफॉर इसीलिए इसका नाम पड़ा है सेंट्रल कोर आपका ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है द एक्सियल स्केलेटन जो है वो हमारा बना हुआ है, कितनी बोन्स होती हैं इसके अंदर, 80 बोन्स जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं हमारे एक्सियल स्केलेटन में, ठीक है। और ये जो है बना हुआ होता है हमारा किस 80 बोन में, कौन कौन सी बोन आती हैं, जिसमें से आपकी स्कल बोन होती है आपकी, ठीक है। स्कल बोन में क्या क्या होता है कि स्कल बोन
बोन को भी जो है फर्दर डिवाइड किया गया है। इसमें 8 क्रेनियल बोन्स होते हैं, 14 फेशियल बोन्स होती हैं, 6 जो है ऑडिटरी ऑसिकल्स होती हैं, या इसको हम मिडिल ईयर की भी बोन बोलते हैं, और एक आपकी हायोइड बोन होती है। ठीक है, इसके बाद एक्सेल में जो है सेकंड आप देखते हैं कि इसमें थोरैसिक केज प्रेजेंट होता है। तो जो बोन ऑफ द थोरैसिक केज, जिसमें से 25 बोन्स जो है आपकी प्रेजेंट होती हैं थोरैक्स में। ठीक है, और जो कि 24 जो है रिब्स की हड्डियाँ होती हैं, और एक आपकी ब्रीस्ट बोन होती है जिसको हम स्टर्नम भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है द बोन ऑफ द वर्टेबल कॉलम, यानी कि वर्टेबल कॉलम में जो बोन प्रेजेंट होती हैं वो भी आपकी एक्सियल जो है स्केलेटल सिस्टम में आती हैं। जो आपकी वर्टेबल कॉलम है इसमें 24 वर्टेब्रा होती हैं। ठीक है, और जो है जिसमें से सेक्रम बोन और कोक्स बोन जो है इसी के अंदर जो है अलग जो है इसके अंदर होती है 24 वर्टेब्रा के बाद। नेक्स्ट देखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता है ये हमारा बना हुआ होता है 106 हड्डियों का। एक्सियल हमारा कैसे बना हुआ था, वो 80 का बना हुआ था। अपेंडिकुलर हमारा 126 का बना होता है। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से बोन्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें पेल्विक गर्डर होता है, अपर लिम्स होते हैं, लोअर लिम्स होते हैं, शोल्डर गर्डर होता है, और या तो फिर शोल्डर गर्डर को भी हम पेक्टोरल गर्डर भी बोलते हैं। ह्यूमन स्केलेटन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्सियल स्केलेटन के बारे में। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि एक्सियल स्केलेटन में जो है सबसे पहला इसके अंदर होती हैं द स्कल। स्कल में टोटल कितनी बोन्स होती हैं, 22 बोन्स जो है आपके स्कल में प्रेजेंट होती हैं, जो कि एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है जो है। ठीक है, इसमें टोटल कितनी बोन्स होती हैं, टोटल 80 बोन्स होती हैं। 80 बोन्स में जो 22 बोन होती हैं वो स्कल के अंदर होती हैं। सबसे पहला पॉइंट देखें, स्कल रेस्ट और अपर एंड ऑफ द वर्टेबल कॉलम। यहाँ पर ये बताया गया कि जो स्कल होता है, जो मानव खोपड़ी होती है, वो रेस्ट करती है या स्थित होती है कहाँ पर, जो वर्टेबल कॉलम होता है वर्टेबल कॉलम के अपर एंड में, सबसे ऊपर जो है आपकी स्कल जो है वो रेस्ट कर रही होती है। एंड लिखा हुआ है एंड सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट ऑफ द ब्रेन। और ये जो स्कल होता है ये क्या करता है, सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फेस, और जो फेस का जो स्ट्रक्चर है उसको भी प्रोवाइड करता है ये स्कल। और ये जो हमारा स्कल है इसको डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में। एक को हम बोलते हैं क्रेनियल बोन्स और एक को हम बोलते हैं फेशियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स हमारे सन की होती हैं या खोपड़ी की होती हैं, फेशियल बोन जो है हमारे फेस की होती हैं। तो जो क्रेनियल बोन्स होती हैं ये हमारी 8 बोन्स होती हैं, फेशियल बोन होती हैं टोटल 14 होती हैं, और दोनों मिलाकर के जो है बन गई है 22 बोन हमारे स्कल्स की। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे क्रेनियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स आर 8 बोन्स दैट फॉर्म द क्रेनियल कैविटी। यानी जो क्रेनियल बोन्स होती हैं ये 8 बोन्स होती हैं जो क्रेनियल कैविटी को फॉर्म करती हैं, जिसमें से आपकी एक फ्रंटल बोन होती है, 2 पैराइटल बोन होती हैं, 1 ऑसिपिटल बोन होती है, 2 टेम्पोरल बोन्स होती हैं, 1 स्पेनोइड बोन्स होती हैं, 1 इथेमोइड बोन होती है। टोटल मिलाकर के 8 हो गए। डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये आपकी फ्रंटल बोन है जो फ्रंट बनाने का काम करती है, पैराइटल बोन होती है जो कि हमारे रूफ बनाती है हमारे स्कल में, टेम्पोरल बोन होती है जो साइड्स हमारे बनाती है, कान के पास में प्रेजेंट होती है, ऑसिपिटल बोन एक साइड की सबसे बेस की बोन है जो पीछे के साइड प्रेजेंट होती है, एथमोइड बोन जो है वो अंदर की साइड प्रेजेंट होती है, और जो है ये स्पेनोइड बोन। टोटल मिलाकर के हो गई 8 बोन। अगर इन हमारे क्रेनियल बोन्स की फंक्शन की बात करें, इट इंक्लोज एंड प्रोटेक्ट ब्रेन, यानी इनका काम क्या होता है कि जो ब्रेन होता है उसको बंद रखती हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं। सेकंड फंक्शन है अटैचमेंट साइड फॉर द मसल नेक एंड हेड, यानी जो नेक की मसल होती हैं, गर्दन की मसल होती हैं, जो हेड की मसल होती हैं, उनके लिए अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करते हैं हमारी क्रेनियल बोन्स की मसल। नेक्स्ट है हमारी फेशियल बोन, जो कि कितनी होती हैं, 14 होती हैं। ये भी स्कल बोन का ही पार्ट है हमारा। ठीक है, 14 फेशियल बोन्स होती हैं, जिसमें से 2 नेसर बोन होती हैं आपकी, 2 जाइगोमेटिक बोन्स होती हैं जिसको चीक बोन भी बोलते हैं, 2 लेक्राइमल बोन होती हैं, 1 वोमर होती है, 2 पैलेटाइन बोन होती हैं, 2 इन्फीरियर नेजल कॉन की होती हैं, 2 मैक्सिला होती हैं, और 1 मैंडिबल होती हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि हर एक बोन्स जो है अलग अलग लोकेशन में प्रेजेंट है। यहाँ पर ये जो 2 बोन है ये हमारी जो है पैलेटाइन बोन होती हैं, ये हमारी जाइगोमेटिक बोन होती हैं जिसको जो है हम चीक की बोन भी बोलते हैं। 1 वोमर होती है जो कि बिल्कुल से बीचों बीच जो है हमारे प्रेजेंट होती है नेक में, और एक मैंडिबल होती है ये जो नीचे की ओर प्रेजेंट होती है, और एक होती है मैक्सिला जो ऊपर की ओर प्रेजेंट होती है हमारे दांत के। इसके बाद 2 इन्फीरियर कॉन्केव प्रेजेंट होती हैं आपके साइड्स में बिल्कुल से नोज के, 1 लैक्राइमल होती है जो आँख के बाद प्रेजेंट होती है, और 2 है नेजर होती हैं जो कि ये कहें तो हम ये नोज की ब्रिज बनाने का भी ये काम करती हैं। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है कि जो हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन होते हैं, चाहे वो ईयर हो, चाहे वो माउथ हो, चाहे वो नोज हो, उसके लिए कैविटी प्रोवाइड करती हैं हमारी फेशियल बोन्स। ठीक है, और क्या करती हैं कि जितने हमारा फेशियल स्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। इसके बाद जो है जितनी फेशियल मसल्स वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ये बोन्स क्या करती हैं, उनके लिए अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पर जितने भी बोन्स में जो है मसल जा करके वहीं पर अटैच होती हैं। फिर इसके बाद और क्या करती हैं कि बोनी आई सॉकेट प्रोटेक्ट आइज, यानी कि ये क्या करती हैं, आई सॉकेट प्रोवाइड करती हैं, जिसपे क्या होता है कि जो हमारी आई बॉल्स हैं वो वहाँ पर प्रोटेक्ट रहती हैं। और साथ ही साथ क्या करती हैं कि अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करती हैं मसल्स के लिए, कि जिसकी वजह से जो है वो मूव कर सके हमारी आई।
देन इसके बाद क्या है कि टीथ क्या होते हैं कि आपके एम्बेडेड होते हैं, जुड़े होते हैं इसी के अंदर एवियोलर रिगेट ऑफ द मैक्सिला के अंदर। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैक्सिला में जो है आपके टीथ एम्बेडेड है और मैंडिबल में, जिसकी हेल्प से ये क्या करते हैं, ये जो है हम खाना जो है चबाने का भी काम करते हैं। है हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में मिडिल ईयर बोन्स और एक हाईओड बोन। मिडिल ईयर बोन्स क्या होती हैं, ईयर में हमारे 3 पार्ट होते हैं, एक होता है आउटर ईयर, एक होता है मिडिल ईयर, एक होता है इनर ईयर। तो जो हमारी मिडिल ईयर्स की बोन्स होती हैं वो उसको हम ऑडिटोरी ऑस्कल्स भी बोलते हैं। टोटल क्या होती हैं 6 बोन होती हैं, यानी दोनों साइड को गिना करके अगर हम बात करें तो 6 बोन होती हैं, एक साइड पर जो है 3 होती हैं। तो क्या होती हैं, 2 मैलियस होती हैं, 2 इनकस होती हैं, 2 स्टेप्स होती हैं ईच साइड में, दोनों साइड में। तो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि ये वाली जो बोन है यहाँ पर, इसको हम मैलियस बोन या हैमर बोन बोलते हैं, और इस वाले को हम इनकस या एनविल भी बोलते हैं, ठीक है। और जो स्टेप होती हैं इसको हम स्टेप बोन्स भी बोलते हैं यहाँ पर। और ये साइड में क्या है, हमारा ईयर ड्रम है। अगर हम बात करें कि मिडिल ईयर बोन्स का काम क्या होता है, तो इसका जो फंक्शन है कि जो भी साउंड वेव्स होती हैं, तो साउंड वेव्स जब आती हैं हमारी ईयर आउटर ईयर के थ्रू ईयर कैनाल में, और इसके बाद जब ईयर ड्रम से टकराती हैं तो इनकी जो वाइब्रेशन होती है तो तेज हो जाती है। तो इसके बाद इस वाइब्रेशन को क्या करती हैं, ट्रांसमिट करने का काम करती हैं, आगे की ओर भेजने का काम करती हैं, और थोड़ा सा क्या करती हैं, उस वाइब्रेशन को एम्पलीफाई भी कर देती हैं, थोड़ा सा बढ़ा देती हैं। इसके बाद देखते हैं वन हाईओड बोन। हाईओड बोन कहाँ पर प्रेजेंट होती है कि जो हमारा जो फेशियल बोन्स में जो मैंडिबल प्रेजेंट है उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होती हैं, और लैरिंग्स के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती हैं। आपको डायग्राम पे यहाँ पे दिखाई दे रहा हो कि ये हमारा मैंडिबल है, तो मैंडिबल के नीचे होती हैं और लैरिंग्स के ऊपर प्रेजेंट होती है हमारी हाईओड बोन। काम क्या होता है इसका, तो अटैचमेंट फॉर द बेस ऑफ द टंग, यानी टंग की जो बेस होती है, जो पहला हिस्सा होता है, वो उसके लिए अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करती है। और क्या करती है कि जो हमारी ओरल कैविटी के जो फ्लोर है, जो मसल्स हैं वहाँ पर, जो उसके लिए भी अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करती है। और क्या करती है कि जो एयर वे और गट होते हैं, यानी जो खाने का पाइप, जो फूड का पाइप होता है, उसकी ओपनिंग को भी ये कंट्रोल करने का काम करती है हमारी हाईओड बोन। नेक्स्ट है आपका वर्टेब्रल कॉलम, ये भी आपका जो है एक्सियल स्केलेटन है। वर्टेब्रल कॉलम में 26 बोन्स होती हैं, जिसमें से जो शुरुआत के आपके अलग अलग सेगमेंट होते हैं, जिसमें से जो शुरुआत की सेगमेंट होती हैं उसको हम सर्वाइकल वर्टेब्रे बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सर्वाइकल के बाद इसमें जो नेक्स्ट आपकी 12 बोन्स होती हैं उसको हम थोरेसिक वर्टेब्रा बोलते हैं। थोरेसिक वर्टेब्रा के बाद नेक्स्ट की जो 5 आपकी सेगमेंट होते हैं उसको हम 5 लुम्बर वर्टेब्रा बोलते हैं। और देन इसके बाद क्या होता है कि इसमें सेक्रम और कोकिक्स होता है, जिसमें क्या होता है कि 5 सेक्रल वर्टेब्रा होते हैं, यानी कि ये जो बोन्स हैं ये बच्चों में 5 पाई जाती है, जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है तो जुड़ करके ये 1 हो जाती है, तो फ्यूज होने के बाद जो है इसको हम बोलते हैं सेक्रम। और जब 5 होती है तो उसको हम सेक्रल बोलते हैं, ठीक है। टोटल कितने 6 होती हैं, टोटल 26 होती हैं, ठीक है। तो जब ये जुड़ करके 1 हो जाती है तो उसको 1 काउंट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेक्रम। आपको डायग्राम में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इसी के आगे जो है 5 हमने देखा भी सेक्रम। अब इसके बाद देखें कोकिजियल, इसमें क्या होती हैं 4 कोकिजियल वर्टेब्रा होती हैं। ये भी क्या है, ये पहले की बोन होती हैं, जो कि एडल्ट के पहले की बोन्स होती हैं, बाद में फ्यूज़ होकर के जुड़ जाती हैं तो एक बोन बनाती हैं, जिसको हम कोकिक्स बोलते हैं। इसलिए टोटल मिलाकर के हो गए 26 बोन आपकी वर्टेब्रे में। अगर इसकी फंक्शन की बात करें तो जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, ठीक है। स्पाइनल हेड को जो है सपोर्ट करने का काम करती है हमारी वर्टेब्रल कॉलम। अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करती है हमारी रिब्स के लिए, और बैक की मसल और जो नेक की मसल होती है उसके लिए भी। इसके बाद देखते हैं थोरेसिक केज, जो कि हमारा जो है एक्सियल स्केलेटन का लास्ट जो है पार्ट है। थोरेसिक केज जो है इसको हम रिब केज भी बोलते हैं। इसमें 25 बोन्स होती हैं, जिसमें से जो रिब होती है 24 होती है, और एक बोन जो होती है जो बीच में प्रेजेंट होती है उसको हम स्टर्नम या ब्रिस्ट बोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है, तो जो थोरेसिक केज होता है ये प्रोटेक्ट करता है हमारे ऑर्गन्स को, ये थोरेसिक कैविटी के अंदर, और जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके लिए, ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए। और जो शोल्डर गर्डल्स की जो मसल्स होती हैं उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो अपर लिम्स होते हैं हमारे हाथ जो हो गए उनको भी जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करता है हमारी डायफ्राम, जो कि लंग्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती हैं। और बैक की मसल, चेस्ट की मसल, नेक की मसल और शोल्डर की मसल के लिए भी ये अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हो कि ये हमारा थोरेसिक केज है, जिसको हम रिब केज भी बोलते हैं। यहाँ पर टोटल जो है 24 रिब्स होती हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि जो ऊपर की जो रिब्स होती हैं, ऊपर की जो 7 रिब्स होती हैं वो हमारे इस स्टर्नम या ब्रिस्ट बोन से जुड़ी होती हैं, इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स। इसके बाद जो 3 रिब्स होती हैं वो क्या होती हैं कि हमारे स्टर्नम से डायरेक्टली जुड़ी नहीं होती हैं, ये ट्रू रिब्स के सहारे ही जो है इसी से जुड़ी होती हैं। तो 3 रिब्स, इसीलिए इसको हम बोलते हैं फॉल्स जो है रिब्स, यानी 7 ट्रू होती हैं, 3 फॉल्स होती हैं। लास्ट जो दो रिब्स होती हैं ये जब हम इनको देखते हैं तो हमको ऐसा दिखाई देता है कि ये फ्लोट कर रही हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। यानी 7 ट्रू होती हैं, 3 फॉल्स होती हैं और 2 की होती हैं फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। यानी हो गई 12 वन साइड, तो 12 दूनी 24, और एक हमारी ब्रेस्ट बोन, यानी कि 25 बोन्स जो है आपके थोरेसिक केज में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें
अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अभी तक हम लोगों ने देखा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम जिसमें से हमने 80 बोन्स पढ़ी। अब इसके बाद हम देखेंगे अपेंडिकुलर जो कि हमारी 126 बोन है। तो जो अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम अभी मैंने बताया इसके पहले भी, ये हमारा शोल्डर गर्डल या पेक्टोरल गर्डल का बना होता है। इसके अंदर अपर लिम्स आते हैं और दूसरा हमारा बना होता है पेल्विक गर्डल का जिसके अंदर लोअर लिम्स आते हैं। तो जो शोल्डर गर्डल है और जो पेल्विक गर्डल है ये क्या प्रोवाइड करता है, ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है कि एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पर जो हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन है और एक्सियल स्केलेटन है ये दोनों जिस जगह से जिस पॉइंट से जुड़ते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या बोलते हैं, उनको हम गर्डल बोलते हैं। एक पेल्विक गर्डल और एक शोल्डर गर्डल के पास। और यहीं पर क्या होता है कि जो मैकेनिकल लोड होता है वो ट्रांसफ़र होता है हमारे एक्सियल से अपेंडिकुलर स्केलेटन में चला जाता है या अपेंडिकुलर से एक्सियल में आता है। जो अपर लिम्स के जॉइंट्स होते हैं, अपर लिम्स जो होते हैं वो जॉइंट्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, विद द टंग के थ्रू, किसमें, शोल्डर गर्डल के थ्रू। जिसके बाद देखते हैं जो शोल्डर गर्डल होते हैं इसमें जो है दो हमारी बोन्स होती हैं जिसको हम दो क्लाविकल्स बोलते हैं या कॉलर बोन के नाम से भी जाना जाता है, और दो स्कैपुला होते हैं, यानी कि वन जो है ईच साइड में प्रेजेंट होता है। दोनों साइड के मिला गए दो बोन क्लाविकल्स और दो बोन हो गई आपकी स्कैपुला। स्कैपुला को जो है हम शोल्डर ब्लेड के नाम से जानते हैं और क्लाविकल्स को हम कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं। डायग्राम में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि एक साइड हम दिखा रहे हैं कि ये जो होता है ये जो बोन होती है इसको हम शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं या स्कैपुला के नाम से भी जानते हैं। ये जो वाली जो बोन होती है जिसको हम महसूस कर सकते हैं इसको हम क्लाविकल बोन या कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गई हमारी शोल्डर गर्डल की बोन, यानी कि दो क्लाविकल होती हैं, दो स्कैपुला होती हैं, दो वन ईच साइड। इसके बाद अपर लिम्स की बात करते हैं। अपर लिम्स की बात करते हैं तो स्कैपुला के जस्ट नीचे ये शोल्डर गर्डल है हमारा, ये स्कैपुला, ये क्लाविकल है, और इसी के नीचे हमारी जो बोन होती है इसको हम बोलते हैं ह्यूमरस। तो ह्यूमरस हमारी एक बोन होती है जो कि हमारी अपर आर्म की बोन है। उसी के जस्ट नीचे क्या होती है कि हमारी ये वाली जो बोन होती है ये हमारी रेडियस कहलाती है और ये वाली हमारी अल्ना बोन कहलाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेडियस और अल्ना कितने होती हैं, फोर आर्म्स की बोन है, टू बोन होती हैं, दो बोन होती हैं, एक रेडियस होती है, एक अल्ना होती है, और दोनों को मिला करके दोनों साइड ईच साइड जो है 4 हो जाती है ये। अगर कार्पल्स की बात करें तो इसी के नीचे जस्ट क्या होती है, ये कार्पल्स की बोन है जिसको हम रिस्ट बोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये कार्पल्स या रिस्ट बोन होती हैं, कितनी होती हैं, ईच हैंड यानी प्रत्येक हाथ में जो है ये 8 बोन होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं मेटाकार्पल्स की। मेटाकार्पल्स में आप देख रहे होंगे कि ये हमारे जो रिस्ट बोन होती हैं, जो कार्पल बोन होती हैं, इसके जस्ट नीचे होती हैं आपकी मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स आपकी कितनी होती हैं, 1 2 3 4 5, यानी जो 5 बोन होती हैं ये आपकी मेटाकार्पल्स हैं जो कि ईच साइड में होती हैं, दोनों साइड में, 5 दोनों साइड में। इसके बाद मेटाकार्पल्स के बाद जस्ट जो है आपके हैं फैलेंजेस। फैलेंजेस क्या है, आपकी कितनी बोन्स होती हैं, तो फैलेंजेस जो है आपकी 3 इस उंगली में, 3 इस उंगली में, 3 उंगली में, और जो अंगूठे में होता है उसमें 2 होती हैं। तो यानी मिला करके 3 3 6 4 12 2 14, यानी कि 14 जो है फैलेंजेस बोन जो है आपकी प्रेजेंट होती हैं ईच हैंड में, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं पेल्विक गर्डल की और लोअर लिम्स की। तो जो पेल्विक गर्डल होता है ये हमारा फॉर्म होता है दो बोन से, 2 बोन होते हैं जिसको हम एनोमिनेट बोन या हिप बोन के नाम से भी जानते हैं, और ये 2 बोन होती हैं ये 3 पार्ट से मिलकर के बना हुआ है। हम पहले देखते हैं इनोमिनेट बोन है, इनोमिनेट बोन के अंदर जो है इलियम आता है, इस्चियम आता है और प्यूबिस आता है। यहाँ पर अगर आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये हमारा जो है वर्टेब्रल कॉलम का सबसे नीचे का पार्ट है जिसको हम सेक्रम बोलते हैं। ये वाला जो हिस्सा हमारा इलियम कहलाता है और ये वाला हिस्सा हमारा इस्चियम और ये वाला हिस्सा हमारा प्यूबिस। ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको हम बोलते हैं इनोमिनेट बोन। तो एक ये इनोमिनेट बोन हो गई और एक ये इनोमिनेट बोन हो गई, दोनों मिलाकर के 2 इनोमिनेट बोन जो है इसमें गिनी जाती हैं, जिसको हम हिप बोन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा लोअर लिम्ब जो कि पेल्विक गर्डल के या पेल्विक हिप बोन के जस्ट नीचे होता है, जिसमें से एक फीमर होती है हमारी। ये डायग्राम में आपको दिख रहे होंगे कि पेल्विक बोन्स के नीचे जो है जस्ट एक बड़ी बोन होती है, सबसे लॉन्ग बोन होती है हमारे में, जिसको हम फीमर के नाम से भी जानते हैं। थाई बोन भी इसको हम बोलते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट और हैवीएस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की। सेकंड, इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो है नी जॉइंट होता है, नी जॉइंट के ऊपर एक कैप होता है, उस कैप को हम बोलते हैं पटेला, जिसको हम नी कैप के भी नाम जानते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पटेला होती है, यानी एक साइड में एक और दोनों साइड में एक, यानी 2 बोन्स होती हैं, ठीक है। इसकी पोस्टीरियर सरफेस पर जो है आर्टिकुलेट करती है आपके फीमर के साथ, जिसको हम नी जॉइंट भी बोलते हैं। देन नी जॉइंट के बाद कहाँ प्रेजेंट होता है, इसके जस्ट नीचे जो है 2 बोन और प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम टिबिया और फिबुला बोलते हैं। ये जो बड़ी वाली बोन होती है इसको हम टिबिया बोलते हैं, इसके नीचे जो पतली बोन होती है इसको हम फिबुला बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एक साइड में 2 होती हैं, 2 साइड में मिला करके हो गई 4। देन उसके बाद क्या प्रेजेंट होती हैं आपकी लोअर लिम्स में जो है आपकी टार्सल्स बोन आती हैं, यानी कि जस्ट आपके टिबिया फिबुला के जस्ट नीचे आपकी टार्सल्स बोन होती हैं, जो कि कितनी होती हैं, 7 बोन होती हैं, जिसको हम एंकल 7 बोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देन टेंकल जो है 7 होती हैं। इसके बाद जो आपकी है मेटाटार्सल। मेटाटार्सल कितनी होती हैं, ये आपकी 5 बोन होती हैं, जो कि टार्सल के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती हैं। देन इसके बाद फैलेंजियस बोन। फैलेंजियस जो बोन होती हैं ये आपकी कितनी प्रेजेंट होती हैं, ये जो है आपकी 14 बोन प्रेजेंट होती हैं ईच साइड में।
टोटल ये आप लोगों ने पढ़ लिया 126 बोन, यानी कि आपने एक्सियल में पढ़ा आपने 80 बोन्स और इसमें पढ़ा आपने 120, टोटल मिलाकर हो गई 6 बोन। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। थैंक यू। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल के बारे में कि स्केलेटल मसल क्या होता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन जो है किस तरीके से होता है। तो हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल, यानी स्केलेटल मसल का ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से वो बनती हैं और किस तरीके से जो है हमारी बॉडी में ऑर्गेनाइज होती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल, सबसे पहले आप देख लीजिए कि हमने जो है टिश्यूज आपके पढ़ाए थे, तो आपको मैंने मसल टिश्यू पढ़ाया था, ठीक है, नर्वस टिश्यू पढ़ाया था और कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाया था। तो जो स्केलेटल मसल जो होती हैं ये ऐसी मसल्स होती हैं जो स्केलेटल में प्रेजेंट होती हैं, यानी कि हमारे बोन्स में प्रेजेंट होती हैं, बोन से जुड़ी होती हैं, इसीलिए इन मसल्स को जो है स्केलेटल मसल बोला गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्केलेटल मसल इज स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो स्केलेटल मसल होती है वो एक तरह की स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू है, यानी कॉन्ट्रेक्टाइल का मतलब कि एक ऐसी एबिलिटी होती है हमारे स्केलेटल मसल में कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो है सिकुड़ सकते हैं और रिलैक्स होकर के वो जो है फिर से बड़ा हो सकते हैं, यानी कि सिकुड़ना और फैलना जो है कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू उसी को बोलते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, विच हेल्प टू मूव बॉडी, इसी की वजह से क्या होती है कि जो स्केलेटल मसल होते हैं वो हमारे कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी होती है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प होती है उसको। नेक्स्ट में लिखा हुआ है इट कंटेन 100 to 1000 ऑफ सेल। यहाँ पर ये बताया गया कि जो स्केलेटल मसल होती है यहाँ पर जो है 100 से 1000 ऑफ जो है सेल जो है आपकी स्केलेटल मसल मिलकर के बनाती हैं, विच इज कॉल्ड मसल फाइबर, जिनको हम मसल फाइबर बोलते हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल जो है आपकी 100 से 1000 ग्रुप मिलकर के जो है स्केलेटल मसल बनाती हैं और जो है इन 100 से 1000 स्केलेटल मसल को हम मसल फाइबर बोलते हैं, बिकॉज ऑफ देयर इलांगेटेड शेप। फाइबर जो है हम इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो शेप होता है इनका जो है इलोंगेटेड शेप का होता है, ये इलोंगेटेड या लंबी शेप होती है। फाइबर का मतलब होता है एक महीन रेशा, ठीक है, इलोंगेटेड लंबा होता है, इसीलिए उसका नाम पड़ा है मसल फाइबर, ठीक है, इलोंगेटेड शेप की वजह से। नेक्स्ट में लिखा हुआ है इट ऑल्सो कंटेन कनेक्टिव टिश्यू सराउंड मसल फाइबर होल मसल एंड ब्लड वेसल। यहाँ पर यह बताया गया कि जो स्केलेटल मसल होती है उसके सराउंड क्या होते हैं, इस मसल फाइबर या स्केलेटल मसल के सराउंड कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद होल जितनी मसल्स होती हैं वहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ पर भी जो है उसके अराउंड जो है कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर की। तो देखते हैं स्केलेटल मसल कंटेन 3 लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर अभी मैंने बताया कि जो है हमारा स्केलेटल मसल के चारों ओर क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वहीं पे बताया गया है कि जो स्केलेटल मसल है वहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू की 3 लेयर्स जो है इसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी 3 लेयर है आपकी, सबसे पहले है आपकी एपिमाइसियम, फिर आपकी पेरीमाइसियम और लास्ट है आपकी इंडोमाइसियम। तो यहाँ पर आपको डायग्राम यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा डायग्राम है, ये हमारा बोन्स है। बोन्स के बाद क्या है, ये हमारी पूरी पूरी एक स्केलेटल मसल है यहाँ पर, ठीक है। स्केलेटल मसल आप देख रहे होंगे यहाँ पर, स्केलेटल मसल यहाँ पर ये जो है 100 से 1000 सेल ऑफ ग्रुप से मिलकर के बनी है, इनको हम मसल फाइबर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो स्केलेटल मसल है इस स्केलेटल मसल भी क्या होती है, 3 जो है लेयर कवर होती है जिसको कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। तो इसी को हमको पढ़ना है। एक बार और मैं आपको बता दूं कि जो बोन होता है और जो ये मसल है हमारी, बोन और मसल एक स्ट्रक्चर के थ्रू जुड़ते हैं जिसको हम टेंडोन बोलते हैं, ठीक है। जब भी कोई बोन मसल के थ्रू जुड़ेगी तो उस जगह को जो है या उस जगह को हम बोलेंगे टेंडोन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया एपिमाइसियम। एपिमाइसियम लेयर क्या होती है कि इन सर्कल इंटायर टिश्यू। यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये हमारी जो है स्केलेटल मसल है। स्केलेटल मसल ये पूरी की पूरी एक स्केलेटल मसल है। ये स्केलेटल मसल की जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, इस ऊपर वाली लेयर को हम बोलते हैं एपिमाइसियम। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि जो एपिमाइसियम है वो हमारी इंटायर मसल, ये पूरी की मसल को जो क्या करती है, इंसर्कल करती है, सराउंड करने का काम करती है। सेकंड है आपका पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम लिखा हुआ है सराउंड 10 to 100 और मोर मसल फाइबर। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो पेरीमाइसियम होती है वो कम से कम 10 या 100 या उससे ज़्यादा भी मसल फाइबर को सराउंड करती हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये वाली जो हमारी स्केलेटल मसल है इसकी जो सबसे आउटर लेयर होती है जो पूरे मसल फाइबर को सराउंड करती है उसको हम एपिमाइसियम बोलते हैं। और फिर इसके बाद एपिमाइसियम के बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर राउंड सर्कल में शेप दिख रहे होंगे। इस सर्कल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं आपके 100 या 100 जो है या उससे भी ज़्यादा क्या होते हैं, छोटे छोटे जो है मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। ये आपको मसल फाइबर यहाँ पर दिख रहे होंगे, ठीक है। तो जो ये 100 से 1000 मसल फाइबर को जो सराउंड करती है इस लेयर को हम बोलते हैं पेरीमाइसियम। क्या बोलते हैं उस लेयर को, पेरीमाइसियम बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका
एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम क्या होती है? सेपरेट मसल फाइबर फ्रॉम वन टू अनदर। यानी एंडोमाइसियम क्या होती है? अगर उसको हम और थोड़ा जूम करके देखें तो जो एक मसल फाइबर है यहाँ पर इस हमने बंडल को क्या किया, बाहर निकाला, और बाहर निकाल करके हमने देखा कि इसके अंदर भी क्या होता है, छोटे छोटे और मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। तो जो एक मसल फाइबर है, ये एक मसल फाइबर है, ये एक मसल फाइबर है, यानी 100 से 100 मसल फाइबर हो सकते हैं। तो जो एक मसल फाइबर है ये दूसरे मसल फाइबर से जिस लेयर के थ्रू आपका जो है सेपरेट होता है उसको हम बोलते हैं एंडोमाइसियम। ठीक है, तो 3 लेयर्स आपके जो है बनी होती हैं, आपके स्केलेटल मसल को सराउंड करती हैं। सबसे पहले एपीमाइसियम जो पूरे स्केलेटल मसल को सराउंड करती है, दूसरे आपकी पेरीमाइसियम जो 100 से 1000 मसल फाइबर को सराउंड करने का काम करती है, सेपरेट करने का काम करती है, और लास्ट है आपका एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम एक मसल फाइबर को दूसरे मसल फाइबर से सेपरेट करने का काम करती है। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है स्केलेटल मसल कंटेन मसल फाइबर एंड सराउंड बाय द सर्कुलेमा। यहाँ पर यह बताया गया है कि ये जो हमारी स्केलेटल मसल है इसमें क्या कंटेंट्स होते हैं, इसमें हमारे मसल फाइबर होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर ये देखिए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम फाइबर्स बोलते हैं। इसलिए बताया गया कि जो स्केलेटल मसल है इसमें मसल फाइबर कंटेन होते हैं अराउंड बाय द सर्कोलेमा। और ये जो आपकी जो ये मसल फाइबर है, ये मसल फाइबर क्या होती है, सराउंड होती है, घिरी होती है किससे, सर्कोलेमा से। ये सर्कोलेमा क्या है हमारा, जैसे आपने सेल पढ़ा होगा तो सेल की जो आउटर लेयर होती है उस आउटर लेयर को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। वैसे ही मसल फाइबर क्या है, हमारी एक तरह की सेल है। इस सेल के बाहर जो लेयर होती है उसी को हम सर्कुलेमा या इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है स्केलेटल मसल कंटेन मसल फाइबर एंड सराउंड बाय द सर्कुलेमा। सर्कुलेमा से सराउंड होती है, इसी सर्कुलेमा को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है विद इन द सर्कुलेमा इज द सर्कोप्लाज्म और द साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर। यानी सर्कोप्लाज्म जो है ये, ठीक है, ये जो सर्कुलेमा है, ये जो प्लाज्मा ब्रेन है, इसके अंदर क्या होता है कि आपको सर्कोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे कि सेल हमारा था तो सेल की जो आउटर सरफेस थी उसको हम प्लाज्मा ब्रेन बोलते थे, और उसके अंदर जो हमारा फ्लूइड प्रेजेंट था हमारा उसको हम क्या बोलते थे, साइटोप्लाज्म। वैसे ही सर्कोलेमा के अंदर जो है आपका जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सर्कोप्लाज्म, या तो उसको हम साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं मसल फाइबर का। ठीक है, तो ये बताया गया है कि जो हमारा सर्कोलेमा होती है, जो हमारी प्लाज्मा ब्रेन होती है, उसके अंदर सर्कोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म जो है फ्लूइड प्रेजेंट होता है आपके स्केलेटल मसल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि सर्कुलेमा कंटेन लिटिल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो सर्कुलेमा होती है इसमें छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हम कहें, धागे जैसे स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं हमारा कि ये हमारा जो है बोन है, ये हमारे टंडन के थ्रू हमारी पूरी मसल फाइबर जुड़ी है, ये हमारी पूरी मसल फाइबर है, या हमें स्केलेटल मसल है। स्केलेटल मसल की जो आउटर लेयर है उसको एपीमाइसियम बोलते हैं, जो कि पूरे मसल को सराउंड करती है। देन इसके बाद ये हमारी बंडल है, एक बंडल के अंदर छोटे छोटे सेल्स के ग्रुप हैं, 100 से 1000 सेल के ग्रुप हैं, जिसको सेपरेट करती है हमारी पेरीमाइसियम। और फिर इसके बाद एक उसी के अंदर जो है सिंगल मसल को दूसरे मसल सेपरेट करने का काम करती है एपीमाइसियम। एपीमाइसियम जो है, एपीमाइसियम के बाद जब हम एक मसल फाइबर को जब हम बाहर निकालते हैं, मसल फाइबर क्या है, हमारी एक सिंगल सेल है, तो उसकी जो हमारी बाहर की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको हम सर्कोप्लाज्म या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। सर्कोप्लाज्म के अंदर सर्कोलेमा बोलते हैं, सॉरी, सर्कोलेमा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सर्कोप्लाज्म हमारा प्रेजेंट होता है, और इसी के अंदर क्या होता है कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं मायोफाइब्रिल। और ये जो सर्कोलेमा होता है, सर्कोलेमा के जो है मल्टीपल न्यूक्लियाई जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यही जो मायोफाइब्रिल्स होता है, यही जो है स्केलेटल मसल कॉन्ट्रेक्टाइल ऑर्गन है। यानी यही मायोफाइब्रिल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, इसीलिए इसको बोला है कॉन्ट्रेक्टाइल ऑर्गन ऑफ द स्केलेटल मसल। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है मायोफाइब्रिल इज इनसर्कल्ड बाय द फ्लूइड फिल्ड सिस्टम ऑफ द मेम्ब्रेन सैक कॉल्ड सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी जो मैंने अभी आपको मायोफाइब्रिल बताया, ये क्या करता है, इनसर्कल्ड होता है या घिरा होता है, किसके द्वारा, एक फ्लूइड फिल्ड सिस्टम के द्वारा। यहाँ पर एक फ्लूइड जो है वो भरा होता है, किसके अंदर भरा होता है, तो एक मेम्ब्रेनस सैक होती है, एक झिल्ली होती है, ठीक है, एक थैली होती है, उस थैली में क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम बोलते हैं सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि हमारे सेल था, सेल में जो है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, वैसे ही यहाँ पर सर्कुलेमा में सर्कोप्लाज्म होता है और इसी में प्रेजेंट होते हैं सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट में लिखा हुआ है विद इन द मायोफाइब्रिल आर स्मॉलर स्ट्रक्चर कॉल्ड द फिलामेंट। यानी जो हमने अभी मायोफाइब्रिल देखा था, मायोफाइब्रिल्स के अंदर भी क्या होते हैं कि छोटे छोटे स्मॉलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इन स्मॉलर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं थिन फिलामेंट और एक को हम बोलते हैं थिक फिलामेंट। ठीक है, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते होंगे कि ये क्या है हमारा, हमने वहाँ पर हमने जो है अभी यहाँ पर जो है एक स्ट्रक्चर पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल का, उसमें से हमने जो है एक मसल फाइबर को बाहर निकाला था और एक मसल फाइबर में हमने एक आपको मायोफाइब्रिल को दिखाया था।
अब हमने क्या किया है, इस डायग्राम में मायोफाइब्रिल को और सही से जूम किया है। जब इसको हम और सही से जूम करके देखते हैं तो यहाँ पर हमको छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को एक को हम थिक फिलामेंट्स बोलते हैं और एक को हम थिन फिलामेंट्स बोलते हैं। थिन फिलामेंट्स वो होते हैं जो हमारे लाइटर होते हैं, जो हमारे पतली पतली लाइन्स होते हैं। थिक फिलामेंट्स क्या होते हैं, जिसकी हमारी जो है थोड़ी सी डार्क लाइन होती है, ठीक है, जिसको हम थिक फिलामेंट्स मिलते हैं। यहाँ पर जो है एक थिक और थिन फिलामेंट्स को यहाँ पर जूम करके और दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद की जो फिलामेंट्स होते हैं, ये जो लाइंस होते हैं, इनको हम फिलामेंट्स बोलते हैं। ये फिलामेंट्स क्या होते हैं, अरेंज होते हैं कंपार्टमेंट में। कंपार्टमेंट का मतलब होता है एक कच्छ, यानी ये जितनी भी लाइंस होती हैं ये एक कंपार्टमेंट में, एक कच्छ में जो है डिवाइड होती हैं, ठीक है, सेपरेट होती हैं, और जिसको हम बोलते हैं सर्कोमेयर। यही सर्कोमेयर क्या होती है कि हमारे जो है स्केलेटल मसल को जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। ये एक तरह की बेसिक फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। और ये जो सर्कोमेयर है ये हमारा सेपरेट होता है जेड डिस्क के द्वारा। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये हमारा मायोफाइब्रिल है। मायोफाइब्रिल के अंदर छोटे छोटे यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे। ये स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये आपके जो है स्ट्रक्चर जो है ये थिन फिलामेंट्स होते हैं या थिक फिलामेंट्स होते हैं। और यही जो थिक फिलामेंट और ये जो थिन फिलामेंट होते हैं ये आपके अरेंज होते हैं कंपार्टमेंट में, एक कच्छ में अरेंज होते हैं, ठीक है। और इस कच्छ को हम क्या बोलते हैं, इस कच्छ को हम बोलते हैं सर्कोमेयर, या इस कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं सर्कोमेयर। और ये जो सर्कोमेयर होती है, सर्कोमेयर हमारी सेपरेट होती है जेड डिस्क के द्वारा। जैसे ये देखिए आपके ये यहाँ पर एक जिगजैग लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, ये जिगजैग लाइन, यानी एक जिगजैग लाइन ये होती है, ये हमारे क्या है, एक सर्कोमेयर है। यानी एक सर्कोमेयर को दूसरे सर्कोमेयर से सेपरेट करने का काम करती है हमारी जेड डिस्क। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, हमारी एक जो है जेड डिस्क है, जिसको हम बोलते हैं सर्कोमेयर। ये हमारा एक कंपार्टमेंट है, और इस कंपार्टमेंट के अंदर ये क्या प्रेजेंट है, हमारे फिलामेंट्स प्रेजेंट है। कौन कौन से फिलामेंट, एक थिक फिलामेंट्स और एक थिन फिलामेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। इसके बाद जो ये सर्कोमेयर होता है, ये जो कंपार्टमेंट होता है, इस कंपार्टमेंट के अंदर भी जो है अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग पार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम जो है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे पहला जो है इसमें जेड डिस्क यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है हमारी जो जिगजैग लाइन है, जो एक सर्कोमेयर को दूसरे सर्कोमेयर से सेपरेट करने का काम करती है, उसको हम बोलते हैं जेड डिस्क, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये नैरो होती है। एक प्लेट रीजन होता है डेंस मटेरियल का बना हुआ एक रीजन होता है, नैरो होता है, जो कि सेपरेट करता है हमारे सर्कोमेयर को। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक सर्कोमेयर को और जूम करके दिखाया है। तो ये जो है हमारी, ये क्या है, हमारी जेड डिस्क है, ये जेड डिस्क है, ठीक है। ये जेड डिस्क है हमारी, जो कि नैरो होती है, एक डेंस मटेरियल की बनी होती है। और ये जेड डिस्क क्या करती है, एक सर्कोमेयर को दूसरे सर्कोमेयर से सेपरेट करने का काम करती है। देन इसके बाद देखते हैं बी में हमारा ए बैंड। ए बैंड क्या होता है, ये डार्क होता है, ठीक है, डार्क होता है। देन इसके बाद क्या होता है कि एंड मिडिल पार्ट ऑफ द सर्कोमेयर, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारा जो है ए बैंड है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला हिस्सा हमारा कहलाता है ए बैंड, ठीक है। और ये कैसा होता है, ये डार्क होता है, यानी हमको देखो यहाँ से इसमें भी डार्क दिख रहा है और इस डायग्राम में भी हमको यहाँ से यहाँ तक जो है डार्क दिखाई दे रहा है। तो ये सर्कोमेयर का पूरा मिडिल पार्ट होता है, ये बीच का पार्ट होता है हमारा, डार्क होता है। और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ऑफ द थिक फिलामेंट एंड ऑल्सो इंक्लूड सम पार्ट ऑफ द थिन फिलामेंट। यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये जो है डार्क होता है हमारा यहाँ पर, और इस डार्क वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर ये देखिए हमारे यहाँ पर थिक फिलामेंट्स भी प्रेजेंट है, और साथ ही साथ क्या है, यहाँ पर थिन फिलामेंट्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो सर्कोमेयर के बिल्कुल जो सेंटर में, यहाँ पर से लेकर यहाँ तक प्रेजेंट होता है, और इस जगह को हम बोलते हैं ए बैंड। देन इसके बाद देखते हैं आई बैंड। आई बैंड हम किसे कहते हैं कि द लाइटर एंड लेस डेंस एरिया। वो वाला क्या था हमारा, ए बैंड था हमारा ज़्यादा डेंस था और डार्क था। जो हमारा आई बैंड होता है वो लेस डेंस होता है, यानी कम, थोड़ा सा जो है कम डेंस होता है, ठीक है। और जो है लाइट एरिया का भी जो है बना होता है, ठीक है, यानी हल्का हल्का हमको दिखाई देता है, ठीक है। एंड जो है दैट कंटेन थिन फिलामेंट्स बट नो थिक फिलामेंट्स। यहाँ पर देखिए आप डायग्राम में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये आपका ऐसा एरिया होता है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये देखिए ये एरिया, यानी कौन सा एरिया है ये हमारा ये वाला एरिया, ये एरिया यहाँ से यहाँ तक, ये हम कहें यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एरिया, इसको हम बोलते हैं आई बैंड। यहाँ पर इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से ले यहाँ तक बोलते हैं हम आई बैंड। यहाँ पर सिर्फ लेस लाइटर एरिया हमको दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओनली थिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कोई भी थिक फिलामेंट्स इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। और इसके जो है आप सेंटर में आप देखेंगे तो सेंटर में क्या होती है, ये जेड डिस्क पास होती है। तो वहीं पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर थिक फिलामेंट्स नहीं होते हैं, लेकिन जेड डिस्क क्या होती है, पास होती है इसके सेंटर में। यहाँ पर देखिए आपको जेड डिस्क, ये यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक जेड डिस्क पास होती दिखाई देगी। यहाँ पर जो है थिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक भी थिक फिलामेंट्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एच बैंड। एच बैंड क्या होता है, एक नैरो रीजन होता है, ए नैरो रीजन इन द सेंटर ऑफ द ए बैंड दैट कंटेन थिक फिलामेंट्स। यहाँ पर ये बताया गया कि एक नैरो रीजन है, बहुत ही छोटा है, सकरा रीजन होता है, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है,
ए बैंड के सेंटर में प्रेजेंट होता है और यहाँ पर कोई भी थिक फिलामेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला जो था हमारा, ये हमारा ए बैंड है, या हम ये कहें यह हमारा ए बैंड है। तो ये डेंस एरिया होता है, यहाँ पर थिक फिलामेंट्स और थिन फिलामेंट दोनों प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अभी मैंने एच बैंड में बताया कि एच बैंड में क्या होता है, ये एक नैरो रीजन है जो कि ए बैंड के सेंटर में प्रेजेंट होता है। ए बैंड का सेंटर हमारा ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ पर ये क्या है हमारा एच बैंड है हमारा, ठीक है, जो कि ए बैंड के सेंटर में प्रेजेंट है। और यहाँ पर क्या होते हैं, ओनली क्या होते हैं, सिर्फ थिक फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, कोई भी थिन फिलामेंट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। देन इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एम लाइन। एम लाइन क्या होती है, इन रीजन ऑफ द सेंटर ऑफ द एच जोन दैट कंटेन थिक फिलामेंट। यहाँ पर आप बिल्कुल से देखेंगे जो सर्कोमियर के जो बीचों बीच है, थिक फिलामेंट के जो बीचों बीच है, यहाँ पर एक सेंटर में एक एम लाइन होती है, ठीक है, ये जो कि एच जोन की जो है सेंटर में रीजन में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है थिक फिलामेंट जो है यहाँ पर कंटेन होते हैं या प्रेजेंट होते हैं। देन इसके बाद ये बताया गया है नेक्स्ट पॉइंट में कि जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं आर बिल्ड 3 काइंड ऑफ प्रोटीन, यानी जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपके मसल फाइबर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये मायोफाइब्रिल के अंदर 3 काइंड ऑफ प्रोटीन से मिलकर के हमारा बना हुआ है मायोफाइब्रिल। सबसे पहला इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन क्या होते हैं, इट इंक्लूड एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन क्या है, हमारे कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है। ये एग्जाम में 2 नंबर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन क्या है। तो हमारे 2 कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होते हैं, एक होता है एक्टिन और एक होता है मायोसिन। कंपोनेंट ऑफ थिक फिलामेंट, यानी जो थिक फिलामेंट होता है, थिक फिलामेंट में हमारे कौन से जो है प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, मायोसिन। और जो थिन फिलामेंट्स होते हैं उसमें कौन सा प्रेजेंट होता है, एक्टिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारे सर्कोमियर्स को और जूम करके दिखाया गया है। तो ये वाला हिस्सा है जो है ये थिन फिलामेंट्स है और ये हमारा थिक फिलामेंट्स है। जो हमारा थिक फिलामेंट्स होता है यहाँ पर हमारे मायोसिन प्रेजेंट होते हैं, ये हमारा थिक फिलामेंट्स है। ये थिक फिलामेंट्स में देखिए आपको मायोसिन प्रेजेंट है और ये हमारा थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट्स में हमारा ये देखिए एक्टिन प्रेजेंट है। नेक्स्ट आपका प्रोटीन है रेगुलेटरी प्रोटीन। रेगुलेटरी प्रोटीन में देखिए कि ट्रिप्टोमाइसिन, ट्रोपोनिन प्रेजेंट ऑन द थिन फिलामेंट्स। यहाँ पर देखिए ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन क्या है, ये आपके जो है थिन फिलामेंट में प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद लिखा हुआ ट्रोपोमाइसिन ब्लॉक मायोसिन फ्रॉम द बाइंड टू एक्टिन इन रिलैक्स मसल। इसके बाद क्या होता है कि जो मैंने बताया कि जो ट्रोपोमाइसिन होते हैं ये क्या करते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं। किसको ब्लॉक कर देते हैं, ये मायोसिन को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, बाइंडिंग साइड को लेकर के एक्टिन में, जिसकी वजह से जब क्या होता है रिलैक्स मसल के टाइम पर। लास्ट आपका दिया हुआ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल जो प्रोटीन होते हैं इसमें कौन कौन से जो है प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो टाइटन, TITIN, टिटन भी इसको बोलते हैं, अल्फा एक्टिनिन इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमका जो है प्रोटीन है, फिर आपका मायोमेसिन, नेबुलिन, ठीक है। ये क्या है, हमारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ठीक है, जो कि सर्कोमेर्स में प्रेजेंट होते हैं। इट कंटेन स्टेबिलिटी इलास्टिसिटी ऑफ द मसल मायोफाइब्रिल। यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं ये हमारे मायोफाइब्रिल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ जो है इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो है आज हमारा कंप्लीट हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मसल फाइबर। इसमें हमने ये पढ़ा कि जो है स्केलेटल मसल क्या होती है, कैसे बनी होती है, किससे जुड़ी होती है, और इसके बाद जो है इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कौन कौन से प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, किस तरह के फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। थैंक यू। मतलब आज हम लोग पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन जो है किस तरीके से होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है। फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल। जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमारी स्केलेटल मसल होती है इसके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है, एक स्पेशल क्षमता होती है खुद को कॉन्ट्रैक्ट करने की और रिलैक्स करने की। तो जो मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो सिकुड़ना होता है, फिर इसके बाद जो रिलैक्स होता है, जो फैलती हैं, तो उसको डिस्क्राइब किया गया है, इसको बताया गया है मसल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एक मॉडल के थ्रू। उस मॉडल को हम बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म, यानी कि स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म के थ्रू हमने जो है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को डिस्क्राइब किया है, ठीक है। किस तरीके से डिस्क्राइब किया है, तो हमने आपको बताया था सबसे पहले कि जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल में कि जो बोन होती है वो मसल्स के थ्रू एक हमारे जो है एक टेंडन के थ्रू जुड़ती है, और फिर इसके बाद क्या होती है जो हमारी स्केलेटल मसल है उसमें क्या होते हैं 100,000 सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें से जो है, और ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो है हमारे मसल फाइबर के बने होते हैं। मसल फाइबर के अंदर जो है हमारे क्या प्रेजेंट होता है, उसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं, ठीक है। और मायोफाइब्रिल्स को जो हमने देखा था जूम करके तो हमको छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हमको दिखाई दिए थे, और इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं फिलामेंट्स।
फिलामेंट्स हमने बताया था पिछली बार कि दो तरह के होते हैं, एक होता है थिक फिलामेंट्स और एक होते हैं थिन फिलामेंट्स। ये जो थिक फिलामेंट्स और थिन फिलामेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे जो है जेड डिस्क के द्वारा जो है सेपरेट होते हैं, और इन जेड डिस्क के द्वारा जो सेपरेट होते हैं इनके एक कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं सर्कोमेयर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर सर्कोमेयर दिखाई दे रहा है, एक ये जेड डिस्क दिखाई दे रही है, एक ये जेड डिस्क दिखाई दे रही है, यानी एक सर्कोमेयर ये हो गया और देन इसके बाद एक सर्कोमेयर ये हो गया, यानी कि यहाँ पर दो सर्कोमेयर जो है आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और जो आपके जिगजैग लाइन होती है इसको हम जेड डिस्क बोलते हैं। ए बैंड हम किसको बोलते हैं, जहाँ पर थिक फिलामेंट्स और थिन फिलामेंट दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बीच में क्या होती है, एम लाइन होती है। एच जोन क्या होता है, एच जोन वो होता है जहाँ पर केवल थिक फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैकेनिज्म देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मायोसिन हेड ऑफ द थिक फिलामेंट्स। ये भी मैंने बताया था कि जो थिक फिलामेंट्स होते हैं वहाँ पर मायोसिन जो है प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और जो है थिन फिलामेंट्स होते हैं वहाँ पर एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मायोसिन हेड ऑफ द थिक फिलामेंट, ये जो है हमारी ये है हमारे थिक फिलामेंट। तो ये जो थिक फिलामेंट्स होते हैं इन थिक फिलामेंट्स का यहाँ पर जो है मायोसिन हेड प्रेजेंट होता है। तो ये बताया गया कि जो थिक फिलामेंट्स का जो मायोसिन हेड है वो बाइंड करता है किसमें, एक्टिन में बाइंड करता है। ये हमारा यहाँ पर जो है यहाँ पर हमारा जो है मायोसिन हेड है थिक फिलामेंट्स में, और एक्टिन में जो है ये हमारा बाइंडिंग साइड ये यहाँ पर। तो वही बताया गया जो थिक फिलामेंट्स का जो मायोसिन हेड है वो बाइंड करता है हमारा किससे, एक्टिन से, जो कि प्रेजेंट होता है किस पे, ऑफ द थिन फिलामेंट्स। ये थिन फिलामेंट प्रेजेंट होता है। और फिर इसके बाद क्या होता है कि जो थिक फिलामेंट्स का मायोसिन हेड एक्टिन थिन फिलामेंट्स के एक्टिन से बाइंड करता है, देन इसके बाद वॉक करता है, चलता है, कहाँ पर चलता है, थिन फिलामेंट्स की ओर। ये इस तरीके से ये एक थिन फिलामेंट्स क्या कहाँ पर चलता है, थिन फिलामेंट्स एट द बोथ एंड ऑफ द सर्कोमेयर, यानी ये वाला थिन फिलामेंट्स ये वाले सर्कोमेयर के एंड की तरफ जाता है, और ये वाले थिन फिलामेंट्स इस वाले थिन फिलामेंट इस वाले सर्कोमेयर की तरफ जाता है। यानी सर्कोमेयर के दोनों एंड पर क्या होते हैं, ये सर्कोमेयर क्या होते हैं, ऐसे अटैच हो जाते हैं, और अटैच होने के बाद इस तरीके से ये वाला इस तरीके से बढ़ेगा और ये वाला इस तरीके से बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट में यही बताया गया है। देन इसके बाद लिखा हुआ है ऐसे रिजल्ट द थिन फिलामेंट स्लाइड इनवर्ड, जिसकी वजह से क्या होता है, जो थिन फिलामेंट्स होते हैं ये अंदर की ओर स्लाइड करते हैं, अंदर की ओर जाता है, ये वाला अंदर की ओर जाता है, ये वाला इस अंदर की ओर जाता है। ठीक है, एंड मीट द सेंटर ऑफ द सर्कोमेयर, और एक टाइम ऐसा आता है कि जो थिन फिलामेंट्स होते हैं ये इस सेंटर में, ये इस सर्कोमेयर के बिल्कुल से सेंटर में जाकर के मिल जाते हैं। देन इसके बाद लिखा हुआ है दे मूव इवन मोर सो फॉर इनवर्ड एंड देयर ओवरलैप। इसके बाद होता है कि ये अंदर की ओर जाते रहते हैं, इनवर्ड की ओर जाते रहते हैं, और फिर इसके बाद जो इसके एंड होते हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है आपके जो थिन फिलामेंट्स हैं ये दूर दूर है। यहाँ पर जो हमारा थिन फिलामेंट्स जो कोएक्टिन है जो मायोसिन के हेड से बाइंड करता है, तो क्या होता है कि जो है ये थिन फिलामेंट्स क्या होते हैं, अंदर की ओर आते हैं, सर्कोमेयर के एंड की तरफ मूव करते हैं। और देन एक कंडीशन ऐसी आती है कि सर्कोमेयर के एंड पर ये मिलते हैं, और मिलने के बाद जो ये थिन फिलामेंट्स होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, इस तरीके से ओवरलैप करके चढ़ जाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ ऐसे थिन फिलामेंट स्लाइड इनवर्ड द जेड डिस्क कम क्लोज टुगेदर। जब क्या होता है कि ये जो थिन फिलामेंट्स हैं जब ये अंदर की ओर स्लाइड करते हैं, इनवर्ड स्लाइड करते हैं, ये तो ये हमारी जो जेड डिस्क है, ये जेड डिस्क क्या होती है, ये छोटी होती जाती है, एक दूसरे के पास में आ जाती है, या कम क्लोज हो जाती है। तो वही चीज़ बताया गया कि ये जो थिन फिलामेंट्स है ये अंदर की ओर स्लाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, ये जो जेड डिस्क होती है ये क्या होती है, छोटी सी जो है शॉर्ट हो जाती है, क्लोज आ जाती है, एक दूसरे के पास में आ जाती है। और जब इस वजह से पास में आ जाती है तो जो सर्कोमेयर था जो यहाँ पर दूर आपको दिखाई दे रहा है ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखो है एंड सर्कोमेयर शॉर्टन। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा हुआ है शॉर्टनिंग ऑफ द सर्कोमेयर कॉज शॉर्ट ऑफ द होल मसल फाइबर, यानी कि जब ये सर्कोमेयर छोटा होता है तो इस सर्कोमेयर के साथ साथ जितने भी सर्कोमेयर होते हैं हमारे सारे के सारे छोटे हो जाते हैं, यानी सब सर्कोमेयर्स में यही प्रोसेस चल रही होती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि क्या होता है कि हमारा पूरा का पूरा होल मसल जो है फाइबर क्या होता है, ये शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा हुआ है व्हेन इन टर्म लीड टू शॉर्टनिंग ऑफ द एंटायर मसल, यानी यही जो टर्म बताया गया है आपका कि हमारी जो इंटायर मसल है वो शॉर्ट हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, या इसको हम बोलते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। यानी क्या बताया सबसे पहले पॉइंट मैंने यहाँ पर मैंने ये बताया कि जो मायोसिन का हेड है वो थिन जो कि थिक फिलामेंट्स में प्रेजेंट होता है, ये थिन फिलामेंट्स के एक्टिन से जाकर के बाइंड करता है। इसके बाद क्या होते हैं, जो थिन फिलामेंट्स होते हैं ये सर्कोमेयर के दोनों एंड की तरफ क्या होते हैं, इनवर्ड जो है अंदर की ओर जो है रन करने लगते हैं। देन इसके बाद मैंने बताया कि एक एंड ऐसा आता है कि जो थिन फिलामेंट्स होते हैं ये सर्कोमेयर के सेंटर में जाकर के जो है मीट करते हैं, और मीट करने के बाद क्या करते हैं कि एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं। जब ओवरलैप करते हैं तो जेड डिस्क क्या होती है, ये शॉर्ट हो जाती है। जब शॉर्ट होती है तो कंपार्टमेंट्स या हम कहें सर्कोमेयर जो है हमारे छोटे हो जाते हैं, सारे सर्कोमेयर्स हमारे छोटे जाते हैं, यानी हम ये कहें कि हमारी होल मसल फाइबर जो है वो शॉर्ट हो जाती है, और इसी को हम बोलते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये जो कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है ये कॉन्ट्रैक्शन एक साइकिल में चलता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, और इस साइकिल को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन साइकिल।
तो इसमें लिखा हुआ है द कॉन्ट्रैक्शन साइकिल। ये जो कॉन्ट्रैक्शन साइकिल है, ये इसमें क्या होते हैं, मेनली जो है 4 स्टेप होते हैं। इन 4 स्टेप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ एटीपी हाइड्रोलिसिस। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो मायोसिन का हेड जो होता है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, मायोसिन का जो हेड होता है ये थिक फिलामेंट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं आपकी एटीपी बाइंडिंग साइट, यहाँ पर प्रेजेंट होती है हमारी एटीपी बाइंडिंग साइट। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, एक इंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एटीफेज। और इस एंजाइम का काम क्या होता है कि ये हाइड्रोलिसिस करता है। एन एंजाइम दैट हाइड्रोलिसिस एडीपी एंड द एडीपी ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप। यानी ये क्या करता है, ये जो एंजाइम है एटीफेज एंजाइम है, ये हाइड्रोलिसिस करता है हमारी एटीपी की, जो कि उसको तोड़ देता है एडीपी में और फॉस्फेट ग्रुप में, ठीक है। तो एटीपी कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो एटीपी हमारे थिक फिलामेंट्स के मायोसिन हेड में प्रेजेंट होता है। जैसा कि आप डायग्राम में यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है हमारा ये थिक फिलामेंट्स है और ये जो है हमारा थिन फिलामेंट्स है, ठीक है। तो थिक फिलामेंट्स मैंने बताया था, थिक फिलामेंट्स का जो मायोसिन हेड है इसको हम बोलते हैं मायोसिन हेड। इस मायोसिन हेड पर क्या प्रेजेंट होते हैं, एटीपी प्रेजेंट होता है और यहाँ पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है एटीफेज। और ये क्या करता है, इस एटीपी की हाइड्रोलिसिस करता है। और हाइड्रोलिसिस करने के बाद आप देख रहे होंगे कि इस वाले डायग्राम में हाइड्रोलिसिस करने के बाद उसको ब्रेक करके तोड़ देता है एडीपी में और एक फॉस्फेट ग्रुप में। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन रीओरिएंटेड एंड एनर्जाइज द मायोसिन हेड। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो थिक फिलामेंट्स में जो मायोसिन हेड था वहाँ पर जब एटीफेज एंजाइम के द्वारा हाइड्रोलिसिस होती है एटीपी की, तो क्या करता है, उस रिएक्शन को रीओरिएंट कर देता है और जो मायोसिन हेड है उसको थोड़ा सा एनर्जाइज कर देता है, उत्तेजित कर देता है। जिसकी वजह से क्या होता है, एटीपी जो है हमारे जो 2 फॉस्फेट में ग्रुप टूटता है एडीपी में और फॉस्फेट ग्रुप में। ये क्या होता है कि अटैच टू द मायोसिन हेड, वो क्या होता है मायोसिन की हेड में जो है अटैच ही रह जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो हमारा मायोसिन हेड है, यहाँ पर एटीपी जो है यहाँ पर एक एंजाइम है एटीफेज जो कि इसकी हाइड्रोलिसिस करता है और हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो है इसको क्या कर देता है, इसको जो है ब्रेक कर देता है एडीपी में और फॉस्फेट ग्रुप में। लेकिन ये क्या होते हैं, रिमेन्स जो है वहीं पर ही अटैच रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप पहले पॉइंट में आपको लिखा भी हुआ है कि मायोसिन हेड हाइड्रोलिसिस करता है एटीपी को और जो है रीओरिएंट कर देता है, वो थोड़ा सा एनर्जाइज भी कर देता है। ये आपके डायग्राम में जो है पहला पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट जो है आपका स्टेप है अटैचमेंट ऑफ द मायोसिन टू एक्टिन फॉर्म क्रॉस ब्रिज। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो थिक फिलामेंट्स में जो मायोसिन का हेड था वो अटैच होता है। अब किससे अटैच होता है, एक्टिन से अटैच होता है जो कि थिन फिलामेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। और फिर इसके बाद जो है फॉर्म करता है एक क्रॉस ब्रिज। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पॉइंट में लिखा हुआ है कि द एनर्जाइज्ड मायोसिन हेड। एनर्जाइज्ड मायोसिन हेड हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है कि जो मायोसिन हेड है वो एनर्जाइज्ड हो जाता है। तो जो एनर्जाइज्ड मायोसिन हेड है वो इसके बाद फर्दर अटैच होता है किससे, मायोसिन बाइंडिंग साइट से, जो कि प्रेजेंट होती है कहाँ पर, एक्टिन में प्रेजेंट होती है थिक फिलामेंट्स में। और देन इसके बाद क्या होता है कि ये रिलीज द प्रीवियसली हाइड्रोलाइज्ड फॉस्फेट ग्रुप। और इसके बाद क्या होता है कि जो फॉस्फेट ग्रुप जो अटैच था हमारे मायोसिन के हेड में, वो क्या होता है कि हाइड्रोलाइज्ड फॉस्फेट ग्रुप जो है वो वहाँ से रिलीज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप जो है डायग्राम में देख सकते हैं कि इस डायग्राम में जो है ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप और एटीपी ग्रुप यहाँ पर अटैच है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट में क्या होता है कि जो मायोसिन का जो हेड है, ये जो मायोसिन का हेड है ये हमारे एक्टिन से जाकर के बाइंड करता है। यहाँ पर हमारे मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है, ये हमारा मायोसिन हेड है। जैसे ही मायोसिन हेड एक्टिन से जाकर के, एक्टिन बाइंडिंग साइट से जाकर के जो है अटैच होता है, तो यहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, यहाँ से रिलीज हो जाता है और ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ बचता है आपका एटीपी ग्रुप। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि व्हेन द मायोसिन हेड अटैच टू द एक्टिन। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो मायोसिन हेड है हमारा, जब वो एक्टिन से अटैच होता है तो कॉन्ट्रैक्शन के समय, तो उसी को हम बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब भी जो है ये हमारा मायोसिन हेड है, जब ये मायोसिन हेड हमारे एक्टिन से जाकर के बाइंड होता है तो जो फॉस्फेट ग्रुप है वो हमारा रिलीज होता है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन के समय जब ये जाकर के इस एक्टिन से बाइंड होता है तो इसी ये जो फॉर्म हो रहा है इसी को हम बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। तो सेकंड पॉइंट पर आप देख रहे होंगे जो लिखा हुआ है मायोसिन हेड बाइंड करता है एक्टिन से और फॉर्म करता है हमारा क्रॉस ब्रिज। अब थर्ड जो हमारा स्टेप है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक कब आता है, आफ्टर द क्रॉस ब्रिज फॉर्म द पावर स्ट्रोक अकर्स। यहाँ पर जैसे ही क्रॉस ब्रिज हमारा फॉर्म होता है, जैसे ही हमारा मायोसिन हेड एक्टिन से जाकर के बाइंड करता है, वैसे ही पावर स्ट्रोक जो है यहाँ पर प्राप्त होता है। ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक के समय क्या होता है कि द क्रॉस ब्रिज रोटेट एंड रिलीज द एटीपी। यहाँ पर यह बताया गया है कि जैसे ही पावर स्ट्रोक आता है तो जो क्रॉस ब्रिज है वो रोटेट करने लगता है, वो सर्कुमेर्स के एंड की तरफ जाने लगता है और वहां से जो है आपका एटीपी जो है
वायु जो आपका अटैच था वो वहाँ से रिलीज हो जाती है। यहाँ पर जो है आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारा एडीपी है, ठीक है, और ये हमारा मायोसिन हेड है जिसमें एडीपी ग्रुप जो है अटैच है। ये हमारे जैसे ही एक्टिन से बाइंड करता है तो ये जो क्रॉस ब्रिज फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, तुरंत जो है पावर स्ट्रोक आता है। जब पावर स्ट्रोक आता है तो ये जो मायोसिन हेड है, यहाँ पर लिखा हुआ है मायोसिन हेड रोटेट टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कोमेर, तो ये क्या करता है, ये रोटेट करने लगता है, ये वाला जो है इस साइड की ओर जाने लगता है, ठीक है। जैसे ही इस साइड की ओर जाता है तो ये जो है ऐसे आने लगता है इस तरीके से, और यहीं से क्या होता है कि जो आपका एडीपी ग्रुप था जो इस जगह पर अटैच था, वो यहाँ पर एडीपी ग्रुप जो होता है वो यहाँ से रिलीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है क्रॉस ब्रिज जनरेट फोर्स। जब ये रोटेट करते हैं तो जो क्रॉस ब्रिज है ये क्या करता है, एक फोर्स को जनरेट करता है एंड इस रोटेट टूवर्ड द सर्कोमेयर, और जिसकी वजह से कि यही जो हमारा जो है क्रॉस ब्रिज है ये सर्कोमेयर के सेंटर की तरफ क्या होता है, रोटेट करने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है स्टेप हम कहें तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा लास्ट स्टेप, डिटैचमेंट ऑफ द मायोसिन फ्रॉम द एक्टिन। ये हमारा लास्ट जो है स्टेप है। इसमें क्या होता है, एट द एंड ऑफ द पावर स्ट्रोक, जैसे ही पावर स्ट्रोक हमारा खत्म होता है तो वैसे ही क्या होता है, क्रॉस ब्रिज रिमेन अटैच टू द एक्टिन, तो वैसे ही जो हमारे क्रॉस ब्रिज हमारा जो था जो रोटेट कर रहा था वो हमारा एक्टिन से अटैच होता है, अटैच रहता है। कब तक अटैच रहता है, व्हेन इट बाइंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, जब तक कोई अनदर एटीपी मॉलिक्यूल उस हमारे मायोसिन हेड से जाकर के बाइंड नहीं कर देता, ठीक है। यहाँ पर जो है डायग्राम में जो है देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे ये हमारा थर्ड स्टेप था, फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि जैसे ही पावर स्ट्रोक हमारा खत्म होता है तो पावर स्ट्रोक खत्म होने के बाद क्या होता है कि हमारा जो है ये क्या करते हैं, ये हमारा ब्रिज जो है ये फॉर्म रहता है। ये फॉर्म ब्रिज हमारा तब तक फॉर्म रहता है जब तक कोई अनदर एटीपी का मॉलिक्यूल जो है उस जगह से बाइंड नहीं कर जाता। तो फोर्थ पॉइंट में ये यहाँ पर लिखा हुआ है एस द मायोसिन हेड बाइंड एटीपी, मायोसिन जो हेड है वो एटीपी से बाइंड करता है जब तक जो है क्रॉस ब्रिज जो है हमारा एक्टिन से डिटैच नहीं हो जाता, ठीक है। यहाँ पर वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट में कि एटीपी बाइंड टू द एटीपी बाइंडिंग साइड, ठीक है। एटीपी क्या करता है, बाइंड करता है कहाँ पर, एटीपी बाइंडिंग साइड पर, जो कि प्रेजेंट होती है हमारी मायोसिन हेड में। और फिर इसके बाद जैसे ही मायोसिन हेड से हमारा एटीपी जो है बाइंड हो जाता है वैसे ही क्या होता है कि जो मायोसिन हेड है वो दोबारा जो है एक्टिन से डिटैच हो जाता है और अलग हो जाता है। और फिर इसके बाद जो है क्या होता है कि फिर इसके बाद वही साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाती है कि एटीपी से जब एटीपी जो हमारा मायोसिन हेड पर होता है तो इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, तो फर्दर वो एडीपी में फॉस्फेट ग्रुप में कन्वर्ट होता है। फिर फर्दर क्या होता है कि जो है क्रॉस ब्रिज बनते हैं, क्रॉस ब्रिज बनने के बाद पावर स्ट्रोक आता है, और फिर पावर स्ट्रोक बनने के बाद क्या होता है कि पावर स्ट्रोक जब बंद होता है तो फिर से जो है मायोसिन एक्टिन से अटैच रहता है जब तक अनदर मॉलिक्यूल एटीपी का अटैच नहीं हो जाता। ये साइकिल हमारी जो है चलती रहती है, ठीक है। यहाँ पर जो है एक बार ओवरव्यू आप देख लीजिए तो आपको डायग्राम में जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कि सबसे पहले में क्या हुआ कि जो है ये हमारा एटीपी जो है अटैच है मायोसिन हेड से, ये हमारा थिक फिलामेंट था, ये हमारा थिन फिलामेंट है। जैसे ही इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो ये हमारा एडीपी और फॉस्फेट ग्रुप में जो है डिटैच होता है। तो लिखा हुआ है सबसे पहले पॉइंट में मायोसिन हेड में एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ, ठीक है, और ये एनर्जाइज और रीओरिएंटेड हो गए। सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि ये जो हमारा मायोसिन हेड है ये बाइंड करता है हमारे एक्टिन से, और ये क्या करता है, क्रॉस ब्रिज फॉर्म करता है। जब क्रॉस ब्रिज फॉर्म करता है तो यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप है यहाँ से जो है एलिमिनेट हो जाता है और एडीपी जो है रिमेन अटैच रहता है। जैसे ही क्रॉस ब्रिज फॉर्म होते हैं तो क्रॉस ब्रिज क्या करते हैं कि जो है एक जो है पावर स्ट्रोक आता है, ठीक है। पावर स्ट्रोक कब आता है, पावर स्ट्रोक आने के बाद क्या होता है कि जो मायोसिन हेड है वो हमारा रोटेट करने लगता है सर्कोमेयर के सेंटर की ओर, ठीक है, पावर स्ट्रोक के बाद। और देन इसके बाद क्या होता है कि जब पावर स्ट्रोक हमारा एंड होता है तो हमारा जो मायोसिन हेड है वो एक्टिन से अटैच रहता है। जब तक अटैच रहता है तब तक जो है एटीपी का जो है मॉलिक्यूल एटीपी बाइंडिंग साइड पर जाकर के अटैच नहीं हो जाता, और फर्दर जो है ये प्रोसेस जो है फिर से कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया आपका आज फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। थैंक यू। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में। सबसे पहले हम ये देखेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, मसल्स क्या होते हैं, ये जंक्शन क्या होता है। तो जो है ये हमारा जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, न्यूरोमस्कुलर। न्यूरो मतलब न्यूरॉन, मस्कुलर मतलब मसल, यानी न्यूरॉन और मसल जो है दोनों जुड़ते हैं और जुड़ करके जो है आपस में एक ब्रिज फॉर्म करते हैं और उस ब्रिज को हम बोलते हैं जंक्शन। जब जहाँ पर कोई दो चीज़ ज्वाइंट होती है, जहाँ पर जो कोई चीज़ का जंक्शन होता है, ठीक है, तो जहाँ पर न्यूरॉन और मसल ज्वाइंट होते हैं उस जगह को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसकी डिफिनेशन लिखी हुई है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज द जंक्शन बिटवीन टर्मिनल ब्रांच ऑफ द नर्व फाइबर एंड मसल फाइबर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि फाइबर्स हम किसे कहते हैं, जहाँ पर कोई सेल क्या होती है, इलांगेटेड शेप में होती है, तो उस सेल को हम जो है या उस स्ट्रक्चर को हम फाइबर बोलते हैं। अगर मसल्स जो हमारी सेल हैं अगर वो इलांगेटेड शेप की हैं तो उसको हम मसल फाइबर बोलते हैं, और जो हमारी नर्व्स होती हैं अगर वो हमारी इलांगेटेड शेप की हैं तो उसको हम नर्व फाइबर बोलते हैं। ठीक है,
तो जो हमारी मसल फाइबर होती है, मान लीजिए कोई भी एक मसल है, ये हमारी एक मसल है, ठीक है, ये आप डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारी एक मसल है, ये हमारी मसल है। और मसल क्या होता है, मसल के बाद मसल फाइबर और जो नर्व फाइबर होती हैं। नर्व का डायग्राम आपको अगर याद होगा तो जो है ऐसे ऐसे जो है ये न्यूरॉन था, ये हमारा सेल बॉडी थी, ये हमारे डेंड्राइट्स थे, ये हमारा एक्सॉन था, ये हमारा एक्सॉन टर्मिनल है जो फर्दर जो है मैनी ब्रांचेस में डिवाइडेड होता है। तो इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं एक टर्मिनल ब्रांच, या इसको हम इग्नॉल या इसको एक्सॉन टर्मिनल भी बोलते हैं। तो ये जो टर्मिनल ब्रांच जो होता है ये नर्व फाइबर का, ये और जो हमारी मसल होती है वो दोनों क्या करते हैं, एक जंक्शन बनाते हैं जिसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये हमारी एक कैपिलरी है, ये हमारी एक मसल फाइबर यहाँ पर बनी हुई है, ये हमारा एक्सॉन है, ये एक्सॉन जो है हमारा, ये हमारा पूरा एक्सॉन का जंक्शन है, ठीक है, ये हम इसको एक्सॉन टर्मिनल भी बोलते हैं। ये एक्सॉन टर्मिनल देखिए यहाँ पर जिस मसल से जुड़ी होती है उस जगह को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, थ्रू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड इन द मसल बाय द मोटर न्यूरॉन। यहाँ पर ये बताया गया कि जो भी न्यूरॉन और मसल के थ्रू जुड़ी होती है वो न्यूरॉन जो है हमेशा आपकी मोटर न्यूरॉन होती है। मोटर न्यूरॉन क्या होती हैं, जो कि आपकी ब्रेन से मैसेज लेकर के मसल तक जाती हैं, उसको हम मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। सेंसरी न्यूरॉन क्या होती हैं, जो सेंस से लेकर के हमारे ब्रेन तक जाती हैं। तो हमेशा जो आपकी मसल्स होती हैं वो हमारे मोटर न्यूरॉन के थ्रू जुड़ी होती हैं, और उसी के द्वारा क्या होता है कि जो मसल्स होती हैं जब मैसेज जाता है तो उसी के थ्रू क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू ही, जिसकी वजह से क्या होता है, विच लीड्स टू द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी होती है वो मूव कर पाती है एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। तो ये हमारा आप डायग्राम देख रहे होंगे कि ये हमारी मसल है, ठीक है, ये हमारा एक्सॉन टर्मिनल है, टर्मिनल ब्रांच है हमारा। यहाँ पर देखिए ये टर्मिनल ब्रांच जो है हमारा, ये जो है मसल से जुड़ा होता है, इस जंक्शन को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। आपको देखिए डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा और जूम करके इस जगह को थोड़ा सा जूम करके और दिखाया गया है कि यहाँ पर ये जो हमारा एक्सॉन टर्मिनल है, एक्सॉन टर्मिनल का जो सबसे लास्ट वाला हिस्सा होता है इसको हम साइनेप्टिक नॉब भी बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारी जो है मसल, ये मसल के सबसे ऊपर वाली लेयर है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। जो भी हमारी न्यूरॉन होती है जो मसल से जुड़ी होती है एक गैप के थ्रू जुड़ी होती है, ठीक है, गैप के थ्रू जो है इसमें एक जंक्शन बनता है जिसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। अभी देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में कि इसमें कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले बताया गया स्ट्रक्चर में कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज अ केमिकल सिनेप्स। केमिकल सिनेप्स क्या है, सिनेप्स क्या होता है, मैंने बताया आपको, सिनेप्स एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर न्यूरॉन मसल जो है आपस में जंक्शन बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सिनेप्स किस तरह का केमिकल होता है, क्योंकि यहाँ पर केमिकल रिलीज होता है इसलिए इसको हम केमिकल सिनेप्स भी बोलते हैं। कहाँ कहाँ पर होता है ये, तो जो हमारी मोटर न्यूरॉन है और जो हमारा मसल फाइबर है, कौन सा मसल फाइबर, स्केलेटल मसल फाइबर, इन दोनों के बीच में क्या होता है, केमिकल सिनेप्स होता है जिसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं इसमें, तो सबसे पहला होता है इसमें प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, दूसरा होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और नेक्स्ट होता है आपका पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये हमारा सिनेप्टिक नॉब है। ये सिनेप्टिक नॉब में ये जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, ये सिनेप्टिक नॉब की जो मेम्ब्रेन होती है इसको हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल इसका पहले से नाम था, ठीक है, पहले ये हमारी जो मेम्ब्रेन होती है इसीलिए हमको इसको प्री बोल देते हैं, प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, ठीक है। बीच में जो खाली जगह होती है जिसके थ्रू ये जंक्शन बनता है तो उस खाली जगह को हम जो है सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, और उसके बाद जो हमारी मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो टोटल कितने होते हैं, 3 पार्ट होते हैं आपके, प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, सिनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब तीनों को जो है एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम प्री सिनेप्टिक टर्मिनल के बारे में। प्री सिनेप्टिक टर्मिनल क्या होता है, स्केलेटल मसल फाइबर्स आर द इनर्वेटेड बाय मोटर नर्व फाइबर। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हमारे स्केलेटल मसल फाइबर हैं वहाँ पर सप्लाई होती है। इस बार भी मैंने बताया था कि जो हमारे स्केलेटल मसल फाइबर हैं हमेशा वहाँ पर किस जो है नर्व्स की सप्लाई होती है, तो सप्लाई बाय द मोटर नर्व फाइबर, हमेशा मोटर नर्व्स की सप्लाई होती है वहाँ पर। नेक्स्ट में लिखा हुआ है ईच मोटर नर्व फाइबर या एक्सॉन उसको हम कहते हैं, डिवाइडेड इनटू मैनी टर्मिनल ब्रांच। यहाँ पर अभी मैंने बताया था कि जो भी आपका जो है ये नर्व फाइबर होता है ये एक्सॉन होता है, एक्सॉन के बाद जाकर के बहुत सारे टर्मिनल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, और हर एक टर्मिनल ब्रांच जो होती है वो अलग अलग जो है आपकी एक मसल फाइबर से जाकर के अटैच हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि मैनी टर्मिनल ब्रांचेस क्या होती हैं, ठीक है, जो आपकी सिनेप्टिक नॉब में होती हैं, ठीक है, सिनेप्टिक नॉब के एंड में होती हैं, और जो है ये जाकर के सप्लाई करती हैं आपके वन मसल फाइबर को, इनर्वेटर को हम सप्लाई भी बोल सकते हैं।
नेक्स्ट में लिखा हुआ है टर्मिनल ब्रांच ऑफ द नर्व फाइबर इज कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल। ये जो टर्मिनल ब्रांच है हमारे, ये हमारे जो टर्मिनल ब्रांच है, ये जब फर्दर जो डिवाइड होते हैं, इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, या तो इनको हम टर्मिनल ब्रांच भी बोल देते हैं, या तो इसको हम एक्सॉन टर्मिनल भी बोल देते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है एक्सॉन टर्मिनल कंटेन मैनी माइक्रोकॉन्ड्रिया एंड साइनेप्टिक वेसिकल। यानी ये जो एक्सॉन टर्मिनल है हमारा, एक्सॉन टर्मिनल में जो हमारा साइनेप्टिक नॉब है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जरूरत पड़ती है हमको। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हमारे पावर हाउस ऑफ सेल है। ठीक है, और बहुत सारे क्या होते हैं इसमें, साइनेप्टिक वेसिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं आपके एक्सॉन टर्मिनल में या टर्मिनल ब्रांच में हमारे। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं जो कि आपके साइनेप्टिक नॉब में प्रेजेंट है एक्सॉन टर्मिनल के, उसमें क्या होते हैं, उसमें कंटेन होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, हमारा एक तरह केमिकल है। ठीक है, एक तरह सब्सटेंस है, जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन क्या है, एक तरह का हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, और ये क्या करता है, दे आर रिलीज्ड अप टू रिसीव इन नर्व सिंपल। जब भी कोई नर्व सिंपल रिसीव होती है हमारे नर्व फाइबर से एक्सॉन के थ्रू आते हुए साइनेप्टिक नॉब में आती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है, और ये क्या होते हैं कि तुरंत जो है रिलीज हो जाते हैं। कब रिलीज होते हैं, जब भी ऊपर से कोई हमारी नर्व सिंपल्स आती है। ठीक है, यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं कि हमारे ये जो है नर्व फाइबर का जो साइनेप्टिक नॉब है, सबसे लास्ट वाला हिस्सा, वो डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है, और ये किसी भी मसल्स के जो है मेम्ब्रेन दिखाई गई है, और बीच में जो है इसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, इसको हम प्री साइनेप्टिक टर्मिनल बोलते हैं, इसको हम पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेकंड आप पढ़ेंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बारे में। सिनेप्टिक क्लेफ्ट मैंने अभी आपको बताया था कि क्या होता है, ये एक स्पेस होता है, किसी के बीच में होता है, तो ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में जो है एक स्पेस होता है, उसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो वह लिखा हुआ है स्पेस बिटवीन प्री सिनेप्टिक टर्मिनल एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। साइज रफली 30 नैनो, जो इसका साइज होता है अबाउट 30 नैनोमीटर का भी होता है। नेक्स्ट में लिखा हुआ एसिटाइल कोलिन रिलीज्ड बाय द एक्सॉन टर्मिनल डिफ्यूज अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। यहाँ पर ये बताया गया कि जैसे ही कोई नर्व इंपल्स आती है, तो इस पी सिनेप्टिक टर्मिनल में जो सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, और रिलीज होने के बाद इस स्पेस में आता है, इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आता है। ठीक है, तो वही चीज़ बताया गया कि एसिटाइल कोलिन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं एक्सॉन टर्मिनल से या प्री सिनेप्टिक नॉब से जो है रिलीज होते हैं, और डिफ्यूज होते हैं कहाँ पर, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, एंड रीच द अदर साइड। ठीक है, अदर साइड, और जाकर के अदर साइड पर पहुंचते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट के दूसरे साइड पर, और अदर साइड पर क्या है आपका, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन या मसल फाइबर। नेक्स्ट में लिखा हुआ है इट ऑल्सो कंटेन्स एंजाइम्स एसिटाइलकोलिनेस्टरेज दैट डिग्रेड एक्सेस एसिटाइलकोलिन। यहाँ पर ये बताया गया कि जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है हमारा, यहाँ पर एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज। इनका काम क्या होता है कि अगर एसिटाइलकोलिन यहाँ से हमारे प्री सिनेप्टिक टर्मिनल से अगर ज़्यादा रिलीज हो जाता है, तो वो क्या कर देते हैं, एक्सेस एसिटाइलकोलिन को वहाँ पर डिग्रेड कर देते हैं। ठीक है, लास्ट हमारा जो है इसमें स्ट्रक्चर में सबसे लास्ट पार्ट है आपका पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या होता है, इट इज़ द मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर। ये हमारी मसल फाइबर की मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि हर एक सेल में जो है आउटर लेयर, आउटर जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वैसे इसमें जो है हमारी एक मेम्ब्रेन है। मोटर न्यूरॉन मेक जंक्शन सिनेप्स विद द मोटर इन प्लेट ऑफ द सर्कुलेमा और मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर। यहाँ पर बताया गया कि कोई भी हमारी मोटर नर्व्स है, ये हमारी मोटर नर्व्स है। मोटर नर्व्स क्या होती है, मोटर नर्व्स का जो इंड वाला एरिया होता है, ये जो सिनेप्टिक नर्व, ये क्या करता है, ये जंक्शन बनाता है। ठीक है, जंक्शन बनाता है, सिनेप्स बनाता है, किसके साथ, कोई भी हमारी मोटर मसल फाइबर होती है, मसल फाइबर की जो आउटर लेयर होती है उसको हम सर्कुलेमा बोलते हैं। तो उस सर्कुलेमा के एंड से क्या होता है कि इसमें जो जंक्शन बनता है, इसी को हम जंक्शन को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा हुआ है सर्कुलेमा ऑफ द मसल इन्वेस्टिनेट फॉर्म फोल्ड कॉल्ड पोस्ट जंक्शनल फोल्ड। यहाँ पर ये बताया गया कि ये जो हमारी मसल होती है, ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारी मसल होती है, ये मसल क्या करती है यहाँ पर कि ये क्या बनाती है, इनवैग्नेट्स होती है। इनवैग्नेट्स का मतलब होता है अंदर की ओर ट्विस्ट कर जाना या फोल्ड कर जाना। ठीक है, जब अंदर की ओर ये ट्विस्ट करती है, मुड़ती है, तो क्या करती है, फोल्ड बनाती है। ये जो हमारी सर्कुलेमा है, ये जो हमारी मेम्ब्रेन है हमारी सेल की, ये क्या करती है, जगह जगह पर अंदर की ओर ऐसे फोल्ड्स बना लेती है। फोल्ड किस लिए बनाती है, जब मेम्ब्रेन अंदर की ओर ट्विस्ट होती है, तो ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। जब सरफेस एरिया थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो जो प्री सिनेप्टिक टर्मिनल से जो हमारे एसिटाइलकोलिन जो है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, तो उसको जगह ज़्यादा मिल जाती है, ज़्यादा बाइंड करने के लिए, ज़्यादा सरफेस एरिया के लिए, तो जो है अच्छे से जो है एक्ट कर सकता है हमारा एसिटाइलकोलिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर। तो वही लिखा हुआ है कि जो सर्कुलेमा है आपका, ठीक है, वो फोल्ड्स बनाता है, उस फोल्ड को हम बोलते हैं पोस्ट जंक्शनल फोल्ड। ठीक है,
है। दीज फोल्ड इंक्रीज द सरफेस एरिया, वही मैंने बताया कि जो फोल्ड्स होते हैं ये क्या करते हैं, फिर सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है वो अच्छे से एक्ट कर पाता है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है दिस वॉल ऑफ दिस फोल्ड हैव निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। यहाँ पर ये बताया है कि ये जो आपके फोल्ड्स हैं इस फोल्ड्स पर क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इन रिसेप्टर्स को हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, जो कि यहाँ से जो एसिटाइल कोलिन जो आपका केमिकल यहाँ से रिलीज होता है, तो ये जो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, उस एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ पर बाइंड कर लेते हैं, जो कि इस फोल्ड्स में जो है ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कि कॉन्ट्रैक्शन जो है वो किस तरीके से होता है, तो हम आपको इसमें पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे। ठीक है, ये आप डायग्राम यहाँ पर दिख रहे होंगे कि जो हमारी नर्व फाइबर होती है वो नर्व फाइबर जो है मसल से जुड़ती है, जिसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में होता है। ये जो नर्व फाइबर का जो हमारा साइनेप्टिक नर्व है, सबसे लास्ट वाला हिस्सा जो कि एक्सॉन टर्मिनल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये मोटर नर्व्स होती हैं। ठीक है, और ये जो है हमारी पोस्ट मेम्ब्रेन। अब इसके बाद जो है इसमें सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि नर्व इम्पल्स रीच प्री सिनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल। जैसे ही क्या होता है, कोई भी नर्व इम्पल्स जो है वो पहुंचती है कहाँ पर, प्री सिनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल में। कहाँ पर होता है, ये हमारा किसी भी नर्व फाइबर का सबसे लास्ट वाला हिस्सा होता है। ठीक है, जिसको हम एक्सॉन टर्मिनल या टर्मिनल ब्रांच बोलते हैं। उस टर्मिनल ब्रांच में क्या होते हैं, बिल्कुल लास्ट वाले हिस्से में एक नॉब होता है, उस नॉब को हम सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं। तो जैसे ही कोई नर्व फाइबर क्या होती है, कोई भी नर्व सेक्शन पोटेंशियल क्या होता है हमारे जो है प्री एक्सॉन, ये हमारा प्री एक्सॉन टर्मिनल है, प्री एक्सॉन या प्री सिनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल में जैसे ही कोई नर्व इम्पल्स हमारी यहाँ पर इंटर करती है तो क्या होता है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन ऑन टर्मिनल नॉब। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये जो टर्मिनल नॉब है इसके जो है मेम्ब्रेन पर यहाँ पर कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं। तो जैसे ही क्या होता है कि नर्व इम्पल्स यहाँ पर पहुँचती है तो यहाँ पर जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होते हैं वो तुरंत ओपन हो जाते हैं। और जब तुरंत ओपन हो जाते हैं ये टर्मिनल नॉब पर, तो क्या होता है कि कैल्शियम आयन क्या होते हैं वो जो है हमारा डिफ्यूज़ होने लगता है। कहाँ से डिफ्यूज़ होने लगता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से। सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट है। जैसे ही कोई इम्पल्स आती है तो ये क्या होते हैं, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ये ओपन हो जाते हैं और बाहर से कैल्शियम चैनल्स क्या होते हैं ये अंदर की ओर आना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कहाँ पर आते हैं, प्री सिनेप्टिक के अंदर आना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कैल्शियम आयंस रिफ्यूज विद सिनेप्टिक वेसिकल। फिर इसके बाद जो कैल्शियम आयंस जो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सिनेप्टिक नॉब के अंदर आए हैं ये क्या करते हैं, फिर इसके बाद इसके अंदर जो सिनेप्टिक ये वेसिकल्स प्रेजेंट हैं, ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं ये क्या करते हैं कि कैल्शियम आयन इस सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ने लगते हैं। और जुड़ने के बाद क्या करते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल बस्ट, और फिर इसके बाद ये सिनेप्टिक वेसिकल क्या करते हैं, बस्ट कर देते हैं, फोड़ देते हैं आपके सिनेप्टिक नॉब के बिल्कुल से साइड में। एंड रिलीज द एसिटाइल कोलिन। और जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है इसके अंदर आपका न्यूरोट्रांसमीटर जो है भरा होता है एसिटाइल कोलिन। तो जैसे ही कैल्शियम चैनल क्या होते हैं कि ये सिनेप्टिक वेसिकल के साथ फ्यूज होते हैं तो ये इसको बस्ट कर देते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स को, और इसके अंदर जो केमिकल भरा होता है आपका एसिटाइल कोलिन वो क्या होता है, रिलीज हो जाता है। और रिलीज होने के बाद कहाँ पहुँचता है, इस स्पेस में। इस स्पेस को बोलते हैं हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट। किसके थ्रू जाता है, तो बाई एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल क्या होते हैं हमारे सेल से निकल करके बाहर की ओर जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की ओर जाते हैं। दस के बाद लिखा हुआ नेक्स्ट पॉइंट, नाउ द एसिटाइल कोलिन बाइंड टू एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। इसके बाद क्या होता है कि जो एसिटाइल कोलिन हमारा सिनेप्टिक क्लेफ्ट में पहुंचा है इसके बाद वो बाइंड करता है, जुड़ता है। किससे जुड़ता है ये, तो हमारा ये रिसेप्टर से जाकर के जुड़ता है हमारा। रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है इनके फोल्ड्स पर ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। और ये एसिटाइल कोलिन क्या करता है, उसी रिसेप्टर से जाकर के बाइंड होता है। ठीक है, आप डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे सिनेप्टिक नॉब बना हुआ है। जैसे ही नर्व इम्पल्स इंटर होती है तो कैल्शियम की एंट्री होने के बाद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कैल्शियम आयन अंदर की ओर आते हैं और ये सिनेप्टिक वेसिकल्स जो यहाँ पर प्रेजेंट है इनके साथ फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के बाद ये इनको बस्ट कर देते हैं। बस्ट करने के बाद जो इसके अंदर आपका एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होता है। इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आपका एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम एसिटाइल कोलिन नेस्टेरेज एंजाइम में बोलते हैं। आपके नेक्स्ट साइड पर जो है रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। वो क्या करते हैं कि ये जो एसिटाइल कोलिन यहाँ पर रिलीज हुआ है ये क्या करते हैं, रिसेप्टर उसको बाइंड कर लेते हैं अपने साथ। ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है आपका पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। नेक्स्ट में लिखा हुआ है रिजल्ट इन ओपनिंग द लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल। जैसे ही ये रिसेप्टर क्या करते हैं इस एसिटाइल कोलिन को बाइंड करते हैं तो वैसे ही क्या होता है कि ये जो हमारा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है यहाँ पर जो सोडियम चैनल होते हैं ये तुरंत ओपन हो जाते हैं। कब ओपन होते हैं ये, जैसे ही एसिटाइल कोलिन हमारा इस एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से जाकर के बाइंड हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो है लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल क्या होते हैं ओपन हो जाते हैं। और फिर इसके बाद क्या होता है कि सोडियम आयन क्या होता है वो फिर से
डिफ्यूज होता है या इंटर होता है कहाँ पर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से मसल फाइबर के अंदर। ये बाहर की ओर हमारा सारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। जैसे ही सोडियम चैनल हमारे ओपन होते हैं तो बाहर से सोडियम आयंस क्या होते हैं, अंदर की ओर आना स्टार्ट कर देते हैं। तो वही बताया गया है कि हमारे जो इंटर मसल फाइबर में सोडियम आयंस क्या होते हैं, अंदर की ओर आने लगते हैं। और देन इसके बाद क्या होता है, कॉज डीपोलराइजेशन ऑफ मसल। और इसके बाद जो ये मसल है इसका डीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है। डीपोलराइजेशन क्या होता है, डीपोलराइजेशन में जो सोडियम आयंस होते हैं, सोडियम आयंस जब हमारे मसल्स के अंदर की ओर आते हैं, ठीक है, तो चार्जेस में बदलाव होता है, तो उसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। जब हमारे सोडियम आयंस अंदर की ओर आना स्टार्ट कर देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से हमारे इंटरसेलुलर फ्लूइड में या मसल फाइबर के अंदर, ठीक है, और इसी को हम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है डीपोलराइजेशन ऑफ सर्कोलेमा, उसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सर्कोलेमा का डीपोलराइजेशन होता है तो जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं आपके सर्कोलेमा में या तो फिर स्मूथ में जो प्लाज्मिक रेटिकुलम में। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही सोडियम आयन अंदर की ओर आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, आपका डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है इस सर्कोलेमा में। तो सर्कोलेमा में क्या होता है, यहाँ पर जो है कैल्शियम चैनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो कैल्शियम चैनल भी प्रेजेंट होते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जैसे ही आपके सोडियम आयंस अंदर होते हैं तो आपके कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं और जो कैल्शियम आयंस होते हैं वो भी क्या करते हैं, आपके अंदर की ओर जाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है नेक्स्ट वन में, कैल्शियम आयन इंटर द सेल। और कैल्शियम आयन क्या होते हैं, फिर वो सेल के अंदर आना स्टार्ट कर देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनिशिएट हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है हमारी स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन की साइकिल। और इसी की वजह से क्या होता है कि जो हमारी मसल है या हमारी जो स्केलेटल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है, और इसी को हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन या फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि एसिटाइल कोलिन आफ्टर रिलीजिंग हैज ए वेरी शॉर्ट लाइफ। जो भी एसिटाइल कोलिन एंजाइम हमारा जो है रिलीज हो रहा है हमारा सिनेप्टिक नॉब से, यहाँ से जो रिलीज हो रहा है हमारा ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जा रहा है, इसकी लाइफ बहुत छोटी होती है। अगर ये एक्सेस अमाउंट में रिलीज हो जाता है तो जो एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, इस एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो है साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो वही लिखा हुआ है कि एसिटाइल कोलिन जो शॉर्ट लाइफ होती है वो रिलीज होता है तो वो डिग्रेड हो जाता है आपका एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज एंजाइम के थ्रू, जो कि प्रेजेंट होते हैं आपके सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन को स्टॉप कर देते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया आज फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसमें हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, किस तरह से इसकी मैकेनिज्म होती है, और फिर इसके बाद हम लोगों ने इसमें देखा नॉर्मल जो है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है क्या होता है। थैंक यू। पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में, जॉइंट्स क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शनल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जॉइंट्स के टाइप पढ़ेंगे और उसके मूवमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जॉइंट्स की सबसे पहले डिफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, ए जॉइंट आर प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन हम कहते हैं उसको, जोड़बंदी को, जहाँ पर कोई दो चीज़ें आपस में जुड़ती हैं उस एरिया को हम बोलते हैं आर्टिकुलेशन, ठीक है। तो क्या है जॉइंट्स क्या है, हमारा एक प्लेस है आर्टिकुलेशन का, जहाँ पर फॉर्म्ड होता है वेयर टू आर मोर बोन कम इन क्लोज टुगेदर इन द बॉडी। जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा बोन क्या होती हैं, आपस में क्लोज कॉन्टेक्ट में आती हैं आपकी बॉडी के अंदर, एंड अटैच टू ईच अदर बाई कार्टिलेज, और एक दूसरे से वो अटैच होती है किसके द्वारा, कार्टिलेज के द्वारा। कार्टिलेज क्या हमारे तरह का फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है, जिसके द्वारा हमारे बॉडी में दो या दो से ज़्यादा बोन्स क्या होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं और जुड़ करके हमारा बनाते हैं जॉइंट्स। सम एग्जांपल यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, सम जॉइंट सच एज नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट। अब देखेंगे हम जॉइंट के क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि जॉइंट्स आर मेनली क्लासिफाइड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली क्लासिफिकेशन, यानी जो जॉइंट्स हैं उसको क्लासिफाई किया गया है कि उसके स्ट्रक्चर के बेस पर और उसके फंक्शन बेस पर। यानी कि जो जॉइंट्स हैं, जो जॉइंट्स दो या दो ज़्यादा बोन मिलकर के आपस में बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसके बेस पर क्लासीफाई किया गया है, या तो फंक्शन के बेस पर कि जो हमारे जॉइंट्स हैं उनका काम क्या है उसके बेसिस पर जो है इसको क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में यहाँ पर लिखा हुआ है आपके ब्रैकेट के अंदर बाइंडिंग टिश्यू, यानी जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा बोन आपस में मिल करके जॉइंट बनाते हैं, तो जॉइंट बनाने के बाद वो जो बोन्स हैं वो किस टिश्यू से अटैच होते हैं, किस टिश्यू ने जो है उन जॉइंट्स को बाइंड करके रखा हुआ है, उसके बेस्ड पर जो है ये हमारा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन दिया है कि किस टाइप का टिश्यू है बाइंड करता है उन जॉइंट्स को, उस स्ट्रक्चर को, उसके बेस्ड पर है हमारा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। इसमें लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन नेम एंड डिवाइड जॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ बॉन्डिंग टिश्यू। यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है ये नेम पड़ा है, ठीक है, कि जो जॉइंट्स जो है हमारे ये जो है ये किसके अकॉर्डिंग है, बाइंडिंग टिश्यू, यानी किस टाइप का टिश्यू जो है उस जॉइंट को बाइंड कर रहा है और जहाँ पर बोन एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ठीक
ठीक है। देयर आर 3 स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। फिर इसके बाद ये जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है ये 3 टाइप्स के होते हैं। अगर हम बात करें किस किस टाइप के बॉन्डिंग टिश्यू है, तो सबसे पहला है यहाँ पर फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट क्या है? फाइब्रस जॉइंट को हम इमूवेबल जॉइंट भी बोलते हैं। यानी कि फाइब्रस जॉइंट क्या होते हैं? ऐसे जॉइंट्स होते हैं जहाँ पर जो 2 बोन है वो इमूवेबल होती हैं या मूव नहीं कर सकती हैं। यहाँ पर लिखा है फाइब्रस जॉइंट कनेक्ट बाय द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। यानी फाइब्रस जॉइंट किसे कहते हैं कि यानी फाइब्रस जो जॉइंट है वो डिपेंड करता है कि किस तरह के बाइंडिंग टिश्यू से कनेक्ट है। तो जो हमारा फाइब्रस जॉइंट है वो हमारा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। ये हमने आपको कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ाया था कि डेंस मतलब बहुत ही कड़े होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से होते हैं जो बिल्कुल से मूव नहीं करते हैं, इसीलिए इसको हम इमूवेबल जॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? आपको कोलेजन फाइबर्स में जो है प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपका स्कल जॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कार्टिलेजिनियस जॉइंट, जिसको हम बोलते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। यानी कार्टिलेजिनियस क्या होते हैं? आपके फ्लेक्सिबली जो है हल्का सा मूवेबल या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होते हैं, जो कि आपके जो है जुड़े होते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू से। यहाँ पर लिखा हुआ कार्टिलेजिनियस जॉइंट कनेक्ट बाय द कार्टिलेज। यहाँ पर जो कार्टिलेजिनियस जॉइंट है वो कनेक्ट होते हैं आपके कार्टिलेज से। कार्टिलेज क्या है? हमारा एक तरह का फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है। जैसे कि वर्टेबल कॉलम, जिसमें क्या होता है? स्लाइटली मूवमेंट होता है आपका। थर्ड है आपका साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट को हम फ्रीली मूवेबल जॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि ये जॉइंट ऐसे जॉइंट होते हैं जो कि चारों तरफ मूव कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है साइनोवियल जॉइंट नॉट डायरेक्टली कनेक्ट द बोन। यानी साइनोवियल जॉइंट्स में जो बोन होती हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती हैं। उसमें क्या होती है कि एक साइनोवियल कैविटी होती है, उस साइनोवियल कैविटी में ही क्या होती है कि 2 बोन जो है आपस में जुड़ी होती हैं, और उस कैविटी में क्या होता है? फ्लूइड भरा होता है। या फॉर एग्जाम्पल जैसे कि नी जॉइंट। ठीक है। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जॉइंट कैन बी क्लासिफाइड फंक्शनली आर 3 टाइप्स। यानी कि फंक्शन के बेस पर भी बात करें तो जो जॉइंट्स हैं उनको 3 टाइप पे जो है डिवाइड किया गया है, और जो है उनके डिग्री ऑफ मूवमेंट पे जो है ये अलाउ करते हैं। सबसे पहले आपका सिनएथ्रोसिस। सिनएथ्रोसिस क्या है? जिसको हम फाइब्रस जॉइंट या इमूवेबल जॉइंट भी कहते हैं, जो कि आपने स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा है। ठीक है। क्या होते हैं? सिनएथ्रोसिस जो है वो अलाउ करते हैं लिटिल मूवमेंट या तो नो मूवमेंट, यानी बिल्कुल भी मूवमेंट को अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है। और जितने भी आपके सिनएथ्रोसिस जो जॉइंट होते हैं वो हमारे फाइब्रस जॉइंट ही होते हैं। ठीक है। फाइब्रस जॉइंट हम उन्हें कहते हैं, यानी कि इमूवेबल जॉइंट होते हैं, जैसे कि स्कल जॉइंट या टीथ जॉइंट। दूसरा आपका एम्पियर्थ्रोसिस। एम्पियर्थ्रोसिस को हम कार्टिलेजिनियस या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि ये कार्टिलेज के बने होते हैं और ये स्लाइटली क्या करते हैं? स्लाइटली मूव कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है एम्पियर्थ्रोसिस अलाउ स्लाइटली मूवमेंट। यानी ये कार्टिलेज के बने होते हैं जो कि फ्लेक्सिबली मूवमेंट को अलाउ करता है। ठीक है। मोस्ट जितने भी एम्पियर्थ्रोसिस होते हैं वो कार्टिलेजिनियस जॉइंट ही होते हैं, जैसे कि इंटरवर्टेब्रल कॉलम या फिर प्यूबस सिम्फिसिस। लास्ट है आपका डायर्थ्रोसिस। डायर्थ्रोसिस को हम साइनोवियल जॉइंट या फ्रीली मूवेबल जॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि ये जॉइंट क्या होते हैं? आपके जो है डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते हैं, एक कैविटी के थ्रू कनेक्ट होते हैं, उस कैविटी में फ्लूइड भरा होता है, जो कि फ्रीली मूवेबल कर सकते हैं। इस तरह के जॉइंट, इस तरह के जॉइंट को हम डायर्थ्रोसिस या साइनोवियल जॉइंट भी कहते हैं। इसमें लिखा हुआ डायर्थ्रोसिस अलाउ फ्रीली मूवमेंट, यानी ये फ्रीली मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, और जितने भी आपके डायर्थ्रोसिस हैं ये आपके साइनोवियल जॉइंट ही हैं। एग्जाम्पल में लिखा हुआ जैसे कि नी जॉइंट या शोल्डर जॉइंट। देन इसके बाद जो साइनोवियल जॉइंट है, इस साइनोवियल जॉइंट को भी 6 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला इसमें दिया हुआ है हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट हम किसे कहते हैं? हिंग जॉइंट जो है हमारे यूनी एक्सियल जॉइंट होते हैं। ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है कि जो हिंग जॉइंट है आपके, वो क्या करते हैं? वो मूवमेंट प्राप्त करते हैं हमारा फ्लेक्शन या एक्सटेंशन। फ्लेक्शन मूवमेंट क्या होता है कि जब भी कोई जॉइंट का जो एंगल है अगर वो 90 डिग्री पे है, वो डिग्री जो है रिड्यूस कर रहा है, जैसे कि हमारा एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट क्या होता है कि जब उसको हम बेंड करते हैं या उस एंगल को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, और 90 से वो 45 या जो है इस डिग्री पर आता है, तो उसको हम फ्लेक्शन बोलते हैं। और फिर उसको दोबारा जो है उसी कंडीशन में वापस जो है ले जाना उस एंगल को, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। अभी जो है ये मूवमेंट जो है हम आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, एलिब्रेट करेंगे और भी डीप तरीके से। एग्जाम्पल में जैसे दिया हुआ है एल्बो जॉइंट या फिर एंकल जॉइंट। नेक्स्ट है आपका पायोड जॉइंट। पायोड जॉइंट क्या होते हैं? पायोड जॉइंट जो है वो अलाउ करते हैं रोटेटरी मोशन, यानी रोटेटरी मोशन अलाउ करते हैं। ठीक है। और इसमें कौन सा मूवमेंट लग रहा है? तो इसमें रोटेशन लग रहा है। ठीक है। एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है रेडियो अल्नर जॉइंट। रेडियो अल्नर जॉइंट क्या होते हैं? जहाँ पर आपके रेडियस और अल्ना क्या होती है, एक दूसरे से अटैच होती है, उस जॉइंट को बोलते हैं हम लोग रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है। किस तरह का मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं? तो रोटेशन का मूवमेंट जो है यहाँ पर प्रोवाइड होता है। ठीक है। रोटेशन मूवमेंट क्या है? तो रोटेशन मूवमेंट क्या होता है कि इसमें जो मूवमेंट है वो लॉन्ग एक्सिस पर होता है। ठीक है। और जो है बॉडी, जैसे कि बॉडी का ट्विस्ट होना एक साइड से दूसरी साइड, वो हमारा कहलाता है रोटेशन, यानी इसमें सर्कुलर मोशन नहीं होता है।
नेक्स्ट है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बहुत ही ईजी है। इसमें लिखा हुआ है कि एक जो है बॉल शेप के एक हेड होता है, ठीक है, बोन का, और ये फिक्स होता है हमारे सॉकेट में, ठीक है। एक कैविटी होती है दूसरे की, एक बॉल जैसे एक बोन होती है और एक कैविटी होती है, उसी में जाकर के फिक्स हो जाता है। जैसे कि हमारा शोल्डर में जो ह्यूमरस है वो हमारी जो है शोल्डर ब्लेड की जो ये कैविटी है यहाँ पर जाकर के अटैच हो जाती है। ये हम पेल्विक की बात करें, पेल्विक में जो होता है कि ये हमारी बोन्स होती है वो फीमर जाकर के वहाँ पर अटैच हो जाती है। कौन कौन से मूवमेंट होता है, तो फ्लेक्शन मूवमेंट होता है, एक्सटेंशन मूवमेंट होता है, इसके बाद जो है एबडक्शन मूवमेंट होता है। एबडक्शन मूवमेंट क्या होता है कि जब भी कोई जो है अगर बॉडी के मिडलाइन से दूर अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसको बोलते हैं हम एबडक्शन। एबडक्शन किसे कहते हैं, अगर मिडलाइन के पास मूव कर रही है तो, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि रोटेशन अलॉन्ग ए सेपरेट एक्सिस पर होता है, जैसे कि शोल्डर जॉइंट या फिर हिप जॉइंट। फोर्थ है आपका सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट क्या होता है, आर्टिकुलर सरफेस आर द रेसिप्रोकली कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स शेप। यानी क्या होता है कि आर्टिकुलर सरफेस जो इनकी होती है ये कैसी होती है, परस्पर या तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स शेप की होती है। कॉनकेव कैसे बनता है, ये कॉन्वेक्स, और कॉनकेव कैसे बनता है, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरह के जो होते हैं कि अगर कोई भी बोन है वो जाकर के इस जगह पर इस तरीके से जाकर के फिक्स हो जाती है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो है परस्पर आपस में मिलते हैं, ठीक है। इसी जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमको दिखाई देते हैं सैडल जॉइंट, जैसे कि हॉर्स बैक, हॉर्स की जो पीठ होती है जहाँ पर बैठा जाता है तो कैसी होती है, वो आपकी कॉन्वेक्स या कॉनकेव शेप की होती है, ठीक है। आपकी कॉनकेव शेप की होती है, उसी में जो है आदमी बैठता है या कोई लोग बैठते हैं तो कॉन्वेक्स जो है शेप वहाँ पर बन जाता है। मूवमेंट जैसे देखते हैं कौन कौन से मूवमेंट, फ्लेक्शन मूवमेंट होता है, एक्सटेंशन मूवमेंट होता है, एबडक्शन होता है, एडक्शन होता है, ठीक है। और स्मॉल रेंज में यहाँ पर रोटेशन भी होता है, जैसे कि कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, ठीक है। कार्पो मेटाकार्पल क्या होती है कि जहाँ पर कार्पल बोन जो है आपकी, ठीक है, मेटाकार्पल से जुड़ती हैं, उसको हम बोलते हैं कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स, जो कि आपके थंब की है, ठीक है। फिर लास्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका इलिप्सॉइड जॉइंट्स। इलिप्सॉइड जॉइंट्स क्या होते हैं कि ये क्या है आपके कॉन्वेक्स होते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स मतलब इस तरीके से, और फिट होते हैं आपके कॉनकेव एरिया में, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, इस तरीके से, ठीक है। और कौन कौन से जो एक्सिस पर होते हैं, ट्रांसवर्स और एंटेरो पोस्टीरियर जो एक्सिस पर होते हैं। अगर मूवमेंट की बात करें तो फ्लेक्शन मूवमेंट होता है, एक्सटेंशन मूवमेंट होता है, एबडक्शन होता है, एडक्शन होता है, लेकिन रोटेटरी मूवमेंट जो है इसमें पॉसिबल नहीं होता है, जैसे कि रिस्ट जॉइंट। लास्ट है आपका प्लेन जॉइंट, ये इसको हम ग्लाइडिंग जॉइंट भी बोलते हैं। ये क्या होता है कि इसकी जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है वो बिल्कुल से फ्लैट होती है, जो बोन होते हैं वो एक दूसरे पर बिल्कुल से स्लाइड कर रहे होते हैं, बिल्कुल चिकने होते हैं, इसीलिए ग्लाइडिंग मूवमेंट वहाँ पर प्रोवाइड होता है, इसलिए इसको हम ग्लाइडिंग जॉइंट भी बोलते हैं। यहाँ पर कोई भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स का शेप नहीं बनता है, ये बिल्कुल से प्लेन होते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटी बोन होती हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि इंटरकार्पल एंड इंटरटार्सल जॉइंट, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये इंटरकार्पल जो जॉइंट होती हैं, जो कार्पल बोन होती हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं प्लेन या ग्लाइडिंग जॉइंट के द्वारा। ये जो टार्सल्स होती हैं वो भी हमारे प्लेन या ग्लाइडिंग के द्वारा ही जुड़ी होती हैं आपस में। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ मूवमेंट, यानी जो साइनोवियल जॉइंट था इसमें किस किस टाइप का मूवमेंट जो है लग रहा था वहाँ पर, जो हम लोगों ने कुछ वर्ड जो है पहले भी पढ़े हुए थे कि जो साइनोवियल जॉइंट थे वो 6 टाइप के थे, और 6 टाइप में कौन कौन सा जो है मूवमेंट वहाँ पर लग रहा था। तो सबसे पहला था फ्लेक्शन, मैंने आपको बताया था। फ्लेक्शन जॉइंट क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी एक जॉइंट है, जैसे कि हमारा एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट अगर सीधे एंगल पर है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। अगर वही जो हमारा जॉइंट है अगर वो अपने एंगल को रिड्यूस कर रहा है या बेंड कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं फ्लेक्शन, जैसे कि ये एल्बो जॉइंट में भी होता है, रिस्ट जॉइंट में भी होता है, या तो फिर फिंगर जॉइंट में भी होता है। अगर इसी का फ्लेक्शन का जस्ट अपोजिट होता है एक्सटेंशन। अगर कोई भी हमारा जो जॉइंट है अगर अपने एंगल को रिड्यूस किए हुए या बेंड किए हुए तो उसको क्या करना, स्ट्रेटिंग अवस्था में लेकर जाना, बिल्कुल सीधे करना, या जो एंगल पहले से रिड्यूस हो गया था उस एंगल को इंक्रीज कर देना जॉइंट के, वो हमारा कहलाता है एक्सटेंशन। यानी कि फ्लेक्शन का जस्ट अपोजिट होता है एक्सटेंशन, जैसे कि एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट या फिंगर जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है टाइप ऑफ मूवमेंट में एडक्शन। एडक्शन किसे कहते हैं कि मान लीजिए कोई भी एक बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक है, इस तरीके से बॉडी हमारी बनी हुई है, तो बॉडी के मिडलाइन की ओर अगर कोई भी हमारे बोन है अगर इस बॉडी के मिडलाइन की ओर मूव करें, इस साइड, जैसे हाथ है अगर इस साइड की ओर मूव कर रहे हैं, ऐसे फैले हुए हाथ अगर इस साइड की ओर मूव कर रहे हैं, तो अगर कोई भी जो है मूवमेंट या कोई भी बोन जो है आपके बॉडी के मिडलाइन की ओर मूव करे तो वो कहलाती है हमारी एडक्शन। जैसे कि लिम्ब, आपकी फिंगर, टोस अगर ये फैली है इस तरीके से, ठीक है, जैसे इस तरीके से, ये दूर दूर है, अगर इसको हम पास कर रहे हैं तो ये हमारा कहलाएगा एडक्शन, अगर इसको हम दूर कर रहे हैं तो कहलाएगा एबडक्शन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है लिम्स, फिंगर और टोस, यहाँ पर एबडक्शन में क्या लिखा हुआ है, इसी का जस्ट अपोजिट होता है एबडक्शन, यानी बॉडी के मिडलाइन से दूर अगर कोई बोन मूव कर रही है तो वो कहलाती है हमारी एबडक्शन, जैसे कि लिम्स, फिंगर और टोस, ठीक है।
प्रोनेशन, प्रोनेशन क्या होता है? प्रोनेशन हमारा जो है एक तरह का जो है जॉइंट है, एक तरह का मूवमेंट है। कब होता है ये? कि ये इनवर्ड रोटेशन ऑफ द फोर आर्म सो दैट द पाम ऑफ द हैंड टर्न डाउनवर्ड। यहाँ पर ये बताया गया है कि इसमें एग्जांपल दे करके कि जैसे हमारी कोई पाम है, ये हमारी पाम है, हाथ की हथेली है, जब उसको हम मूव करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फोर आर्म्स का रोटेशन होता है इनवर्ड। जो हमारी फोर आर्म्स होती हैं वो अंदर की ओर मूव करती हैं, जो पाम होती है हथेली की वो क्या करता है? टर्न होकर के डाउनवर्ड जो है नीचे की ओर चला जाता है, ठीक है। अगर जो हमारा पाम है ऊपर से अगर नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से फोर आर्म्स क्या होती हैं? फोर आर्म्स में रोटेशन होता है इनवर्ड की तरफ, ठीक है, वो हमारा कहलाता है प्रोनेशन। और अगर इनवर्ड रोटेशन के बाद जो हमारी पाम डाउनवर्ड हो गई थी, अगर उसको हम दोबारा उसी पोजीशन में लेकर के जाते हैं तो वो कहलाता है हमारा सुपाइनेशन। यानी कि जो रोटेशन फॉर्म थी, अगर पाम के हैंड को हम दोबारा अपवर्ड के ऊपर ट्विस्ट कर दें तो वो कहलाती है सुपाइनेशन, अगर डाउनवर्ड कर दें तो वो हमारी कहती है प्रोनेशन, फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट है आपका सरकमडक्शन। सरकमडक्शन क्या करता है कि मतलब कोई भी ऐसे जॉइंट्स है या कोई भी ऐसा मूवमेंट है जो बिल्कुल सर्कुलर मोशन में हो रहा हो, वो हमारा कहता है सरकमडक्शन। जैसे कि हमारी आर्म्स, आर्म्स क्या करती हैं? बिल्कुल सर्कुलर मोशन में होती हैं, चारों तरफ मूव कर सकती हैं। नेक्स्ट है आपका रोटेशन। रोटेशन क्या कहलाता है कि जिसमें लॉन्ग एक्सिस की वो उनका मूवमेंट होता है इसमें, और क्या होता है इसमें? साइड बाय साइड होता है। जैसे कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी है, हम राइट साइड से लेफ्ट साइड जो है मूव कर सकते हैं एब्डोमिनल की जगह से, और फिर लेफ्ट साइड से राइट साइड या राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर मूव कर सकते हैं, ठीक है। या तो फिर हम हेड को साइड से साइड मूव कर सकते हैं। ये हमारा क्या होता है? रोटेशन। ये दो तरह का होता है, एक होता है मीडियल रोटेशन और एक होता है लेटरल रोटेशन। मीडियल मतलब अगर हम मिडल की ओर लेकर के जा रहे हैं रोटेशन को तो मीडियल रोटेशन, अगर मिडल से दूर लेकर के जा रहे हैं तो वो लेटरल रोटेशन कहलाता है। नेक्स्ट आपका मूवमेंट है इन्वर्सन। इन्वर्सन कैसे कहते हैं कि मान लीजिए हमारी पैर का जो सोल है, अगर उसको हम अंदर की ओर ट्विस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होता है? इन्वर्सन। और फिर पैर का सोल को अगर हम बाहर की ओर ट्विस्ट कर रहे हैं, बाहर की ओर निकाल रहे हैं, तो हमारा कहलाएगा इवर्सन, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया आपका जॉइंट्स क्या होता है, साइनोवियल जॉइंट्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स और टाइप्स ऑफ मूवमेंट। थैंक यू।